निकाल देता हूँ। निकाल के यार अपलोड कर दे। तो असद भाई जो है वो थोड़ी देर में आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे, तो आप लोगों को इंशाल्लाह जो किताब है वो मिल जाएगी। बाकी फिर कर जो है दिए वो सर अपलोड। ओके, जबरदस्त यार, थैंक यू सर वेरी मच। बहुत फास्ट सर्विस है हमारे बच्चों की। अच्छा थैंक यू तौकीर। वेलकम ब्रो। अच्छा, मैं कह रहा था कि अच्छा, बुक अगर आप लोगों के पास बुक पहुंच गई तो सबसे पहले ईमानदारी से बुक जो है ना वो ओपन कर लें और चैप्टर 2 पे चले जाएं डायरेक्ट। बस सही है, ऐसे भी सही है। चैप्टर 2 पे चले जाएं डायरेक्ट, पेज नंबर 30 के ऊपर। ठीक है, अच्छा भाई, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग मुझे एक सिनेरियो बताएं कि अगर मुझे एक कुछ नंबर्स की क्लासिफिकेशन करनी हो, तो कोई सिनेरियो आपके जहन में आ रहा है कि भाई इस तरह की चीज़ों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं। मेरा एक सिनेरियो है कि आपको एक जो है वो एक दुकान पे जाना है और दुकान से जाकर जो है वो एक सेल फोन खरीदना है और इसके लिए एक शॉपिंग मॉल पे चले गए जहाँ सिर्फ और सिर्फ मोबाइल मिलते हैं। तो अब बताएं ये वाला काम हम मशीन लर्निंग से अगर कराएंगे तो कैसे कराएंगे? क्वेश्चन दोबारा कीजिए जरा। दोबारा ये है कि एक सिनेरियो है कि आप एक इंसान है और आप एक सेल फोन खरीदना है और सेल फोन खरीदने के लिए आप जो है वो एक शॉपिंग मॉल पे गए हैं जहाँ सिर्फ सेल फोन ही बिकते हैं, यानी मोबाइल माल है वो। और उस मोबाइल माल के ऊपर आपको जो है वो सेल फोन खरीदना है। तो इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इसमें आप अपनी अपनी इंसानी जहानत कैसे लगाएंगे? क्या करेंगे सबसे पहले, क्या करेंगे आप? आप एल्गोरिथम को बता दें कि आपकी आउटपुट जो है वो एक अभी आप मोबाइल होना चाहिए। शॉपिंग मॉल के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, मतलब शॉपिंग मेल के मेन एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो हम डेटा देखेंगे कि मोबाइल कौन डेटा कौन की से। बात ही नहीं ना, देखो शॉपिंग मॉल के दुकान पे जो खड़े हुए हैं उसमें डेटा कहाँ पर है? आपकी बात सही है, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक करना चाह रहा हूँ कि आप शॉपिंग मॉल के दुकान पे, मतलब अभी आप शॉपिंग मॉल के एंट्रेंस पर है, अब आपको सेलफोन खरीदना है, आपको हर तरफ दुकानें ही दुकानें नजर आ रही हैं, तो अब आप क्या करेंगे? सर अब सर अपनी जेब में पैसे मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट। स्पेसिफिक शॉप के पास जाऊंगा जहाँ पे सिर्फ नोकिया के मोबाइल हो या सैमसंग के, या जो ब्रांड मुझे चाहिए मैं उसी शॉप पे या उसी पर फोकस जी करूंगा। बिल्कुल, इस तरह ही ब्रांड ढूंढा जाएगा, क्लासिफिकेशन। दिखाया जाएगा। अच्छा ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जी सर। यही कहना चाह रहे हो ना आप? यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपका जो आउटपुट है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। जी Am जी I right or बिल्कुल। wrong? यस सर आपको ये नहीं पता। एब्सोल्युटली। यस आप राइट। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, जो जो अपना यस सर, बिल्कुल ठीक बात। जो लोग अपना माइक अनम्यूट कर कर बातें कर रहे हैं उनसे यही दरखास्त है कि जब वो बात कर लें तो अपना माइक फिर म्यूट कर दिया करें। ठीक है, अच्छा, अब सिनेरियो जो है वो ये है कि सिनेरियो जो है, एक मिनट यार, मैं आप लोगों को सर क्या आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? नहीं, मैंने अभी सर 1 मिनट के लिए स्क्रीन हटाई है, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने अभी हटाई है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो सिनेरियो है मेरा वो यही है कि मुझे आउटपुट पहले से पता है, इनपुट नहीं पता। एम आई राइट और रॉन्ग? सर यू आर राइट। जी सर, राइट है।
सर इनपुट भी पता है कि मैंने कौन कितने तक के मेरे पास गुंजाइश है, कितने पैसा है, तो इनपुट भी शायद पता है। नहीं, ये भी आउटपुट है ना, ये आउटपुट। आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये आउटपुट भी नहीं है, ये इनपुट भी नहीं है, ये आपका स्कोप है, या इसको हम कह रहे हैं फिल्ट्रेशन, या आपके ये पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इनपुट अभी भी नहीं है ये। ठीक है, आपके पास एक रेंज है कि आप इस रेंज से ऊपर नहीं जाएंगे, इस रेंज से ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। तो ये जो रेंज है असल में आपकी, ये जो रेंज है वो आपकी फिल्टर्स क्या कह कहना सकते चाहिए, हैं। इसको फिल्टर कह लें, इसको आप पैरामीटर कह लें, रेंज कह लें, ठीक है, स्कोप कह लें, कोई भी नाम दे दें, लेकिन ये वो वाली चीज है, ये अभी भी इनपुट नहीं है। अच्छा ठीक है, ये भी पता लग गया आपके पास आउटपुट पहले है, तो इसका मतलब ये सब लिखते रहे, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन कोई शख्स जो है, मैं उसकी स्क्रीन शेयर कर दूंगा बाद में, कोई शख्स जो है वो स्क्रीन भी जो है वो चाहे तो शेयर कर ले, और उसके ऊपर ये लिख ले कि जी हमें सबसे पहले आउटपुट पता होना चाहिए, और उसके बाद हमें पैरामीटर पता होना चाहिए कि हमारी अपर रेंज क्या है, लोअर रेंज क्या है, और हमारा फिल्टरेशन क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, ये सबने लिख लिया अपने पास। मैं बाकी बाद में आप लोगों की स्क्रीन शेयर करा के देखूंगा कि आप लोगों ने लिखा है या नहीं लिखा। हर किसी के पास इंटरनेट के ऊपर गूगल डॉक के अंदर ये चीज लिखी हुई होनी चाहिए। दो चीजें अभी तक हमने देखी है। सबने हो गया भाई सबका? आपने नोटपैड खोल लिया नहीं खोल लिया? ये देखो। यस सर, बोलिए, दिख रही है। ठीक है, सर थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, थोड़ा बताएंगे जरा थोड़ा सा। भाई आप एक सेलफोन आपको एक सेलफोन लेना है, और आप जो है वो मोबाइल की शॉपिंग मॉल पे खड़े हुए, मोबाइल मॉल के ऊपर, दरवाजे के ऊपर। तो सवाल ही पैदा हो रहा है, ये सवाल ही किया गया था, आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? सर मेरे ख्याल में पहले आप थोड़ा सा चेक करेंगे, R&D करेंगे, या मतलब एक्सप्लोर करेंगे। अभी दुकान पे खड़े हुए, दुकान आप मतलब क्या करेंगे? जैसे आप अगर आप वो जो R&D वगैरह करेंगे उसको आप थोड़ा सा और जो है वो उसको नीचे लेकर आए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने थोड़ा देर लेट ज्वाइन किया है, तो इसमें हमको बता देंगे। सबसे पहले कुछ लोगों ने बताया कि उनको ये पता होना चाहिए उनको कौन सा मोबाइल लेना है। सर एक तो आपको रेंज पता होनी चाहिए कि आप कितने पैसे खर्चना चाह रहे हैं, और दूसरा ये है कि उस रेंज में कौन कौन से सेट्स अवेलेबल हैं, आपको ये पता होना चाहिए। आपको आसान अल्फाज में अपना आउटपुट और अपने रेंज, जिसको हमने यहाँ पर नाम दिया है पैरामीटर का, वो दोनों पता होना चाहिए। यानी आपको अभी इनपुट नहीं पता, लेकिन आउटपुट और पैरामीटर पता है। ये दो चीजें आप जो है वो किसी टेक्स्ट एडिटर में लिख लें और उसको सेव भी कर लें। ठीक है जनाब? अच्छा जनाब, अब उसके बाद जो है, जो दूसरी चीज जो है वो हमारे सामने है, वो ये है कि अब क्या करेंगे। आपने पैरामीटर भी लिख लिए हैं और वो भी लिख लिया, अब आप क्या करेंगे? मोबाइल माल, तस्वीर लिखा हूं ताकि तस्वीर देख के शायद आप लोग मोटिवेट हो। सर फिर डेटा को क्राइटेरिया के बेस पे फिल्टर आउट करेंगे कि हम सर्च करेंगे मार्केट में कि ये हमारा क्राइटेरिया है, उसके बेस पे हम कोटेशंस लेंगे कौन कौन से सेट किस ब्रांड के कितनी प्राइस रेंज में अवेलेबल है, उसकी बेस पे डिसीजन लेंगे। क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले क्या करेंगे? शॉप पे जाएंगे, वहां से कोटेशंस लेंगे। शॉप पे जाएंगे? कौन सी मोबाइल शॉप पे? कौन सी शॉप पे? मोबाइल तो सारी की शॉप मोबाइल की है। आप कौन सी शॉप पे जाओगे? ये देखो नजर आ रही है ना यहाँ पर, कौन सी वाली पे जाओगे? लेफ्ट वाली पे, राइट वाली पे, सामने वाली पे, पहली वाली पे, दूसरी वाली पे, कौन सी पे जाओगे? ब्रांड का मोबाइल चाहिए, उसकी लुक वाइज जो अच्छी हो, जिससे देखने से अच्छी मालूम हो रहा है, अच्छी दुकान है जहाँ पे हमें चीजें मिल जाएगी। ये भी आपका करीब होगी उस दुकान पे जाएंगे। हमारा आउटपुट होगा कि हम ब्रांड का चाहिए। अभी देखो मैं आपको स्क्रीन नजर आ रही है? आपको सामने मेरी तस्वीर नजर आ रही है ये वाली? माइक म्यूट करो भाई। सब लोग अपना माइक म्यूट करें सबसे पहले। अच्छा, अब जो जिसको बोलना है वो अपना माइक अनम्यूट करे, फिर म्यूट कर दे। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इस दुकान के अंदर कौन से वाले पे जाओगे, लेफ्ट वाली पे या राइट वाली पर? यूं समझोगे राइट वाली सबसे आखिरी दुकान है और लेफ्ट वाली सबसे पहली दुकान है, उसके बाद दूसरी है, उसके बाद तीसरी है, फिर चौथी है, फिर पांचवी है, फिर उसके बाद छठी है, फिर वो गली खत्म हो जाती है, उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं
यानी ये समझोगे 50 दुकानें हैं, जो लेफ्ट वाली है उसका दुकान का नंबर 1 है और जो आखिरी वाली है उसका दुकान का नंबर जो है वो 50 है। तो आप आगे जाएंगे लेफ्ट पे घूमते 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 वापस आएंगे तो 50वीं दुकान पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं वो सिर्फ पब्लिसिटी है, मतलब दुकान के नाम से कुछ नहीं लग रहा। हर दुकान के ऊपर आपका हर मोबाइल अवेलेबल है। तो अब आप सबसे पहले कौन सी दुकान पे जाएंगे? 50वीं दुकान पे पहले जाएंगे या पहली दुकान पे पहले जाएंगे? डेफिनेट बात है, पहली पे लेफ्ट जाएंगे। पे। पहली पे जाओगे? अच्छा ठीक है। और कोई कहना चाहे? सबने कहा भाई डेफिनेट बात है पहली पर, लेकिन हो सकता है कुछ लोग बोले हम पहली दुकान पे नहीं जाएंगे, तो फिर वो कौन सी वाली पे जाएंगे? कोई और आइडिया देना चाहेंगे या पोल करना पड़ेगा मुझे? सर रैंडम चूज कर लेंगे, किसी भी दुकान पे चले जाएं, कहीं से भी एंड start वाली एंड वाली पे एंड वाली से पहले भी आ सकते हैं, मतलब सर रैंडमली भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आखिरी से पहली पे भी आ सकते हैं। आखिरी से पहली पे भी जा सकते हैं। सर सिंपल जो दोस्त की दुकान है पहले उस पे जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई दोस्त की दुकान नहीं है, अब क्या करेंगे? इसका भी क्राइटेरिया डिफाइन किया जा सकता है कि कौन सी शॉप पे जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक होलसेल की शॉप है जहाँ पे आपको डिस्काउंटेड मिलते हैं मोबाइल। डिस्काउंटेड आपको पता ही नहीं है, ये कैसे पता करेंगे डिस्काउंटेड है? प्रोडक्ट्स जिस शॉप में ज्यादा है वहां जाएंगे पहले। मगर उसके लिए तो शॉप पे जाना पड़ेगा ना। मतलब यहाँ से देखो, आपको ये तस्वीर नजर आ रही है नहीं आ रही है मुझे बताओ। ये मैं इसको तस्वीर को ओपन करता हूँ, शायद ये नजर आ जाए मुझे। कैसे ओपन करूँ इसको, अलग कैसे किया जाए? लास्ट एक्सपीरियंस को माइंड में रखते हुए उस हिसाब से जाएंगे। अगर हम पहले आपका है ही नहीं ना, ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात हो रही है। सर जब फर्स्ट एक्सपीरियंस जब जाएंगे साथ में लास्ट। जैसे देखें इसमें जिस भाई ने हमारे लास्ट एक्सपीरियंस की बात की है ना, तो आपके पास में ये सब बातें लिखनी है आपको। लास्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट शॉप, रैंडम चूज, चॉइस और लास्ट शॉप। ठीक है, और ये जो राइट साइड के ऊपर मेरे एक ये नीलामी घर वाला जो है वो मोबाइल माल शॉपिंग आ रही है, इसी के ऊपर फोकस करना है बस। ठीक है, ये जो मेरे पास ये जगह चीज आ रही है ना, इसी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जी सर, जब हमने एक डिसीजन लेना है तो हम ना कोई से खुद से अजम्पशन कर लेते हैं कि एक सीक्वेंस हम फॉलो कर लेते हैं, एक रूल बना लेते हैं, हमने इस पैटर्न से चलना है। अब सही है, इसका मतलब है कि जो आप जब इस शॉपिंग मॉल में दाखिल होंगे तो आपके पास मैक्सिमम चॉइसेस क्या होंगी। जैसे एक भाई ने मुझसे कहा कि जो लास्ट एक्सपीरियंस है वो भी सही है, एक ने कहा कि जी मैं सबसे राइट वाली पहली दुकान पे चला जाऊंगा, एक ने कहा मेरी लेफ्ट वाली पहली दुकान पे चले जाऊंगा, और एक ने ये कहा कि मैं रैंडमली चूज करूंगा। इसके अलावा और भी कोई चॉइस है तो बताएं। सर एक और चॉइस है कि हम पहले फर्स्ट वाली पे जाएंगे, फिर एंड पे, फिर फर्स्ट पे, फिर ऐसे ही चलते जाएंगे पूरी गली में जितनी भी शॉप्स हैं उन सब से पता करते जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि देखें ये जो आप लेफ्ट पे और राइट पे जा रहे हैं, मिसाल के तौर पहले आप लेफ्ट पे गए, फिर राइट पे गए, फिर लेफ्ट पे गए, फिर ऐसा करना चाह रहे हैं? नहीं सर, देखें अगर 50 शॉप्स हैं, आपने बताया 50 शॉप्स हैं, तो हम तकरीबन इसमें से अपने अजम्पशन करेंगे कि हमने बस इसमें से ना 10 पे जाना है, और हम उस 10 में से डाटा कलेक्ट करेंगे। हमें लगता है कि हमें 10 में भी वही चीज मिलेगी और 50 में भी वही चीज मिलेगी, तो हमें कुछ इस तरह भी कर लेंगे कि कुछ 10 में से। तो अब ये बताएं वो जो 10 दुकानें वो कैसे चूज करेंगे आप? सबसे शुरू की 10 होंगी, लेफ्ट की 10 होंगी या राइट की 10 होंगी? हम शुरू की 10 कर सकते हैं सर। रैंडमली दुकानों को विजिट करेंगे और उसका जो भी रिजल्ट होगा उसकी बेस पे डिसीजन लेंगे। तो रैंडम का कोई ना कोई फंक्शन बनाओगे ना आप? सर अच्छा, जो मॉडल हमें चाहिए फोन का वो अवेलेबल जिन शॉप्स पे होगा उन शॉप्स सर तीन ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, डिसेंडिंग में, या रैंडमली शायद। लेकिन अगर आप रैंडमली जाते हैं तो देखो रैंडमली में क्या होगा, क्या रैंडम में आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, या तो आप हर मर्तबा रैंडम जो है वो फंक्शन चलाएंगे। यानी कि आप मिसाल के तौर पर अगर आप रैंडम, आप किसको वोट दे रही हैं, रैंडम को दे रही हैं या फर्स्ट को या लास्ट को? सर तीनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए लेकिन आपको टाइम टेकिंग है, मैं पहली शॉप पे पहले, फिर लाइन से जाते जाएंगे देखते देखते। इसका मतलब है कि आप एक लीनियर ऑर्डर करेंगे फर्स्ट टू एंड। ठीक है, ऐसी करेंगी ना? जी। अच्छा जी। कोई और बताए वो, अगर जिस भाई ने कहा था कि रैंडम जो है मैं फॉलो करूंगा, तो रैंडम के लिए क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर आप रैंडम चूज किया और रैंडम जो निकली हुई है वो बिल्कुल बीच वाली दुकान निकली है, दुकान नंबर 25, उसके बाद क्या करेंगे आप?
सर जो करीब पड़ रही है, मतलब चलते जाएं, जो टाइम टेकिंग ना होना ज्यादा। हमने देखना कि 10 में भी वही डाटा मिलेगा और 50 में भी, तो हमने एक हिसाब लगाना अपने दिमाग में। नहीं हो सकता है कि 12वीं में डेटा ज्यादा बेहतर हो, 12वीं वाला सर हम रैंडम में इक्वल स्पेसिंग से भी हम मेजर कर सकते हैं कि हमने अगर जैसे कि 5 शॉप की हम रेंज लगा लेते हैं, कि लिमिट लगा लेते हैं, मैं 5 शॉप टू शॉप मूव करता जा रहा हूँ, मैंने 4-5 शॉप पे डाटा कलेक्ट कर लिया कि ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, तो वो मेरे पास 50 शॉप्स का डाटा कलेक्ट हो गया, उससे प्रिडिक्ट हो गया कि ये मेरे पास मार्केट में यही डाटा होगा इसमें। अच्छा, मेरा आप यहाँ से एक जालिमाना सा सवाल है आप लोगों से कि बस यही जहानत है आपकी? सर मेरा जो है, मैं गुडविल पे जाऊंगा शॉप की के गुडविल तो शॉप के ऊपर तो नहीं लिखी हुई ना, आप कैसे गुडविल पता करेंगे? बेहतर है कि मेरी जो स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि मैं उस ब्रांड के डायरेक्ट जो है ना ऑथराइज्ड डीलर के पास जाऊं। मार्केट से थोड़ा सा 100-200 महंगा मिलेगा, लेकिन आपका टाइम भी बचेगा और आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेगी। अच्छा, मैं आपका सवाल चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ यार आपको नहीं पता इसमें से ऑथराइज्ड डीलर कौन सा है, हर दुकान से आगे पता करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे? तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि कौन ऑथराइज्ड डीलर। आप दुकान पे आके खड़े हो गए ना, अब आप अपना सिनेरियो चेंज कर रहे हैं, हम उसको छोड़ दें, उस दुकान को छोड़ देंगे हम, शॉपिंग मॉल पे खड़े हैं। सर इसमें सिनेरियो ये भी हो सकता है कि असद जरा इंटरनेट पे चैट पे भी देख लो, चैट पे भी कुछ लोग कहना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं? सर मैं वही देख रहा हूँ। सर इसमें एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास रैंडम नंबर के बाद जब हमारे पास रिजल्ट आएगा तो हम उसकी बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमने शॉप आगे की तरफ जाना है या पीछे की तरफ। चलो रैंडम नंबर पे 7 नंबर आ गया, आप क्या करोगे? सर 7 नंबर आ गया ना, अब 7 नंबर के बाद हमें रिजल्ट आ गया कि हमारा मेरा इस टाइप का मोबाइल इस शॉप के पास अवेलेबल है, इतनी रेंज में, तो मैं अपने आप को म्यूट करें सब लोग प्लीज, सबसे पहले अपने आप को म्यूट करें और जिसको बोलना है फिर वो अनम्यूट करें और उसके बाद दोबारा म्यूट कर दे। हाँ जी, अब आप बताएं क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि जब हम रैंडम नंबर एक सिलेक्ट कर लेंगे और जब हमारे पास उस रैंडम नंबर का रिजल्ट आएगा, 7 नंबर आ गया, आप क्या करोगे? नेक्स्ट फेज बताओ सर। उसके बाद हम ये करेंगे कि 7 नंबर के रिजल्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे आगे जाना है या पीछे जाना है। अच्छा चलो 7 नंबर आ गया तो आप क्या करोगे? 7 नंबर आ गया ना, आप डिसाइड करो। सर 7 नंबर आ गया, 7 नंबर ने मुझे बताया कि नोकिया मोबाइल इसमें है या नहीं, अगर वो हाँ, बता दिया। अब नेक्स्ट, अब क्या तुम्हें अगली दुकान पे जाना है तो कौन सी पे जाओगे? सर उसके बाद वैसे तो नॉर्मली मैं तमाम शॉप्स पे जाऊंगा ताकि मुझे नहीं, नॉर्मली 7 नंबर दुकान पे खड़े हुए हो, आप कौन सी वाली दुकान पे जाओगे मुझे बताओ? उससे अगली वाले पे जाओगे या पिछली वाले पे जाओगे या दोबारा रैंडम नंबर चलाओगे? सर दोबारा रैंडम नंबर, क्योंकि शॉप ज्यादा है, टाइम कम। दोबारा रैंडम नंबर पे जो है वो शॉप नंबर 50 आया, आप क्या करोगे? सर अब क्या करूं? सर अब भाई को फोन करूंगा। रैंडम में तो सर ये घूमते ही रहेंगे। एक ये बनती है जहाँ पे कोई समोसे वाले की दुकान हो तो फिर समोसा की दुकान, दुकानें सारी मोबाइल रैंडम नंबर 7 था, उसके बाद रैंडम नंबर 50 आ गया, 50 की दुकान पे चले आए। भाई नवेद भाई, आप अपना जो है ना माइक जो है वो म्यूट कर दिया करें। आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं और उनको अम्मी डांट रही है, वो हमारे पास उनकी आवाजें आ रही है। सर म्यूट किया हुआ हमने तो सर माइक इसमें। अच्छा, तो फिर ये किसके बच्चों की आवाज आ रही है? बाकी लोग भी जरा म्यूट करें। सर इसमें एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मैं जाता हूँ मार्केट में, मैं ना सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई 3 से 4 शॉप्स के, इन 3-4 शॉप्स में से मैंने एक शॉप पे जाना है। मैं सवाल इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ आप लोगों को, उसमें आपके सवाल में ही आपका जो आंसर है वो ये है कि आपको 4 दुकानें चूज करनी है, तो आप 4 दुकानें कैसे चूज करेंगे? कौन सी होंगी वो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना, पहले मैं जैसे ही मार्केट में एंटर होऊंगा, मैं पहले अपनी 4 शॉप्स लूंगा कि यार इन 4 में से मैंने एक पे जाना, मतलब वो रैंडमली सेट कर लूंगा। ठीक है, 50 तक है ना, सबसे पहली पे कौन सी पे जाओगे? प्राइस 4 शॉप सिलेक्ट करनी है तो 1 से 10 में एक शॉप सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरीके से इंटरवल बना के हम चारों में से एक ले लेंगे शॉप स्पेस। ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, आप असल में आप जो सर्च कर रहे हैं वो भी लीनियर सर्च है, लेकिन आपने इसमें स्टेप जो है वो 1 की जगह 5 कर दिया है, ऐसा कर रहे हो ना? यानी कि पहली दुकान के बाद 5वीं पे जाते हो, फिर 6ठी पे जाते हो, ऐसा करते हो? ऐसा करोगे? जी सर। यानी हर दुकान के बाद 4 दुकानें छोड़ने के बाद जाओगे, ऐसा करोगे? जी ऐसा करेंगे, या तो फिर सर हम एक ना वो इंटरवल बना लेंगे
कि 1 वही से ना। 10 की शॉप में से एक सैंपल ले लेंगे, ठीक है, 10 शॉप में से एक सैंपल। कौन सी दुकान से लोगे? पहली वाली से लोगे, 10वीं से लोगे, कौन सी वाली से लोगे? सर रैंडम चूज कर लेंगे कोई सा भी। सर उसके बाद हम जो पैरामीटर्स होंगे उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे जब शॉप में चले गए कि अब हमें नेक्स्ट क्या मूव करना है। अब वो प्राइस हो सकती है कि जब हमें नहीं लगेगा कि वो हमारी लाइक पॉकेट के हिसाब से नहीं है तो फिर हम चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने, आप सेल फोन लेने गए और आपको ये कैसे पता लगेगा कि इसकी प्राइस अच्छी है और बराबर वाले की, इसकी जो बराबर वाला है उसकी खराब है? ये तो जब भी पता लगे ना जब उस बराबर वाली दुकान पे जाएंगे। किसी दुकान में बैठकर मैं बराबर वाली दुकान के बारे में कैसे पता कर सकता हूँ कि ये जो है ये दुकान वाला प्राइस अच्छी दे रहा है या खराब दे रहा है? ये तो जब भी पता लगेगा ना जब बराबर की दुकानें ढूंढ लेंगे तो आप। जी। फिर अब आप क्या करेंगी? आप दुकान नंबर 5 पे मौजूद हैं, सबसे पहले दुकान नंबर 5 में ही गई आप और आपने वहां पर पता किया 20,000 रुपए उसमें बता। अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो किया था तो उसी को फॉलो करती रहूंगी, अगर डिसेंडिंग को किया था तो उसी को, अगर रैंडम किया था तो नेक्स्ट भी रैंडम ही करना चाहिए ताकि सेम पैटर्न में फॉलो होता रहे। उस तरह पूरी मार्केट का विजिट हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। सर रैंडम के अंदर आप मुझे बताएं कि अब जैसे दुकान नंबर 5 के आपका रैंडम आया, अब उसके बाद क्या करेंगे? दोबारा रैंडम में 50 आ गया, आप क्या करेंगे? आप सर वहाँ फिर नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। जब एक दुकान को विजिट कर लिया दोबारा जाएंगे नहीं, उसमें कंडीशन लगाई हुई होगी कि यहाँ तो कर लिया विजिट। आप दुकान नंबर, आपने रैंडम चूज किया, दुकान नंबर 7 आ गया, आप 7 पे चली गई। उसके बाद दोबारा रैंडम फंक्शन ट्राई किया, उसने दुकान नंबर 50 बता दिया। अब आप क्या करेंगी? 50 पे जाएंगी या नहीं जाएंगी? नहीं जाऊंगी। क्यों? नियरेस्ट नेबर पे जाएंगे ना सर। नहीं, अभी तो आप देखें, अब आप अपना फंक्शन चेंज कर रहे हैं ना। अभी आपने कहा भाई हम रैंडम फंक्शन को फॉलो करेंगे ना, तो दुकान नंबर 7 आ गया था, अब अगली मर्तबा रैंडम में वो 50 भी आ सकता है ना, तो 50 नंबर आ गया तो 50 पे क्यों नहीं जा रही आप? तो इसका मतलब है मार्केट को विजिट करने के लिए रैंडम चॉइस अच्छी नहीं है, कोई एक फॉलो करना होगा, कोई एक ऑर्डर। सर कोई ना कोई एक पैटर्न तो फॉलो करना पड़ेगा ना, या डिसेंडिंग है, ऐसा नहीं है रैंडम भी है तो रैंडम में 50 नंबर दुकान पे जाने में क्या प्रॉब्लम है? सर टाइम वेस्ट होगा उसमें हमारा अगर हम दोबारा उधर जाएंगे। नंबर दुकान दूसरे कोने पे। नहीं, दोबारा विजिट करने में चाहे वो पहली दुकान भी है तो टाइम तो वेस्ट होगा, कॉर्नर की बात ही नहीं है उसमें। नहीं, टाइम वेस्ट सर अगर 50 नंबर शॉप बहुत फार अवे है तो फिर तो हमें किसी तरह भी सूटेबल नहीं है कि हम उसमें जाएं। उससे पहले हम नियर बाय शॉप से क्यों ना टेस्ट कर लें? हाँ, नियर बाय शॉप। इसका बैच साइज डिसाइड कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग, काफी लोग जो है वो इसमें से अग्री हैं कि ये जो शॉपिंग मॉल के अंदर सेल फोन की जो सर्च है वो लीनियर होनी चाहिए, मतलब पहली बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट, चौथी बिट। जी, इस पे तो एग्रीड है सर। एग्जैक्टली। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि भाई पहली के बाद दूसरी पे जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा करें पहली फिर चौथी, मतलब दो दुकानें छोड़ के चले जाएं। सही है? कुछ का ख्याल है एक दुकान छोड़ दें। जी बिल्कुल, ये भी पॉसिबिलिटी है सर, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हमारा सर्च लीनियर ही हो, ये तो सिर्फ आइडिया है। लेकिन सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने जब तक वो शॉप पे जाता रहे ना, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, यानी जब तक हमें अपना मोबाइल नहीं मिल जाता, हमने हर मोबाइल पे हर शॉप पे जाना। सिंपल। नहीं, आप कैसे जा रहे हैं मैं यही पूछ रहा हूँ ना। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे ना तब आप ओपिनियन दे सकते हैं ना। आप शॉपिंग मॉल पे गए, आप सबसे पहले कौन सी दुकान पे जाएंगे? सर फर्स्ट शॉप से स्टार्ट करेंगे 50 तक। अच्छा, फर्स्ट के बाद कौन सी पे जाएंगे? सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीक्वेंस वाइज। अच्छा, जाते रहेंगे ना, तो इसको लीनियर सर्च ही कह रहे हैं ना। मतलब एक ही दुकान में जाकर आप पता कर रहे हैं कि मोबाइल फोन कितने का है, यही कर रहे हैं ना? जी। अच्छा, तो आप मतलब मेरी बात से अग्री कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, आपके और मेरी बातों में आपको जो कुछ नई चीज बताना चाह रहे थे वो क्या है? सर वो ये था कि हमने रुकना नहीं है कि 5 शॉप के बाद जब तक मेरा रिक्वायर्ड मोबाइल नहीं मिल जाता। नहीं सर, इस तरह नहीं होगा। देखिए, हमें जो फोन चाहिए ना हमारा, ठीक है, हमने उसके देखा है कि 1 से प्राइस पूछी, 2 से, 3 से, 4, 5 के बाद हमें पता लगा यार 3 ने सेम बता दी है। तो 3 ने जब सेम बता दी, हमें 50 विजिट करने का क्या पड़ा हुआ है? हम फिर किसी से एक से ले लेंगे बस, क्योंकि हमें डाटा जो हमारा ये बातें कोई लिख रहा है? सर इसके अंदर एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि हम मोबाइल मार्केट में एंटर होते ही हमें डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा। सब लोग भाई अपना माइक म्यूट कर दें यार। सब लोग अपना माइक म्यूट करें प्लीज। क्या मसला है? सर मोबाइल मॉल में एंटर होते ही हम रैंडम नंबर चलाएं और हमें ये पता होगा कि हमें कितने दुकानों पे जाना है। हमारे पास ये आउटपुट होगा, सपोज कि हमें 50 में से 4 पे विजिट करना है, तो हम 4 दफ़ा रैंडम चलाएं
और उसके अंदर जो जो हमारे पास रिजल्ट है वो हम नोट डाउन करें, फिर हम उस हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग जो हमें करना है। लेकिन आपने फिर इसमें हमें रैंडम तो बात आ गई ना, रैंडम की जो बात है। अच्छा आप लोग जब बात कर रहे हो ना तो जरा उस पर पॉज किया करें ताकि मैं बीच में सवाल पूछ लूं आपसे ना। मसला ये कि जो रैंडमनेस है, भाई अपना माइक म्यूट कर दें सब लोग ना। रैंडमनेस के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने कहा कि आपने जो है वो आपने ड्रॉप आउट कर दिया। ये जो आप जो बात कर रहे हैं वो रैंडमनेस नहीं है, वो ड्रॉप आउट है ना। ड्रॉप आउट का मतलब है चूज ओनली 4 अमंग 50 शॉप्स। ये तो आपने ड्रॉप आउट कर दिया ना, है ना? जी सर, तो हमें बस ये डिसाइड करना है कि हमें कितनी दुकानों पे जाना है, कि उसके बाद फिर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें डिसाइड क्या कर लेंगे आप कि मुझे 4 पे ही जाना है? ये पहले से डिसाइड मतलब कर कोई भी नंबर हो सकता है सर, वो कौन सा 50 पे तो नहीं जा सकते। अब आप शॉपिंग मॉल के खड़े में तो आपको तो नंबर चाहिए ना। मैं आपका सर, दोस्त मैं हूं, यही आपके साथ खड़ा हुआ हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ कितनी दुकानों पे जाओगे, तो मुझे बताओ। सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमें पहले ये नंबर ऑफ शॉप्स मालूम होनी चाहिए कि हम इतनी दुकान पे जाएंगे। 50 दुकानें हैं। आप मुझे हाँ। मैं आपके साथ गया हूँ, यार आप भाई अपना माइक दरवाजों बंद पे करी। खड़े हैं, आप शॉपिंग मॉल के दरवाजे पे खड़े हैं, आप मुझे बताओ कितनी दुकानों पे जाओगे। सपोज हम 10 दुकान पे जाते हैं तो 10 हम दुकानों पे उसको जाओगे, इसका मतलब है कि उसके आप अंदर बस ये समझ गया ना, आप 10 दुकानों पे जाने जा रहे हो ना, तो आपने क्या किया कि आपने सिर्फ 10 किया 50 में से, तो इसका मतलब है आपने बहुत बड़ी दुकानें जो है ना, बहुत सारी दुकानें छोड़ दी इसमें से। ये मेरे ख्याल से गलत अप्रोच है। दुकानें जो है वो छोड़ दी हैं सर क्योंकि 50% डेटा आपने छोड़ दिया। हो सकता है 40 दुकानों में से कोई ऐसा बंदा हो जो आपको सस्ता मोबाइल दे रहा हो, तो आपका ये जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो इतना ज्यादा क्यों है? सर 10 दुकानें भी बहुत होती हैं, इतना कौन घूमता है। बस मतलब 2-3 पे ही पता लग जाता है कि मार्केट रेट क्या चल रहा है किसी चीज का, इतना ज्यादा वेरिएशन आती नहीं। डिस्टॉर्शन बहुत आ रही है। तो इनकी असल में इनका ये भाई बात कर रहे हैं ना, तो उनके साथ माइक के अंदर मसला है। मैं इसलिए इनसे रिक्वेस्ट करूंगा जब बोल रहे हैं तो माइक म्यूट कर दें। अच्छा इसका सारी मतलब की ये होगा सारी दुकानें सर सर्च करनी चाहिए, सारी के सारी फर्स्ट करनी चाहिए। अच्छा इसमें देखो एक जो चीज है वो हम जो ये जो बात कर रहे हैं इसके अंदर सबके अंदर हमें एक चीज पता लग रही है कि हर चीज के अंदर जो है वो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो जो भी काम कर रही है वो अंदर से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लेके चल रही है। मतलब 1 2 3 करके चल रही है, उल्टा करके चल रही है, गैप्स कर रही है, रैंडम कर रही है, ड्रॉप आउट कर रही है, ये सब कुछ कर रहे हैं ना। ठीक है, एक और चीज है सारे काम यही कर रहे हैं ना आप लोग, ठीक है? जी सर ऑलमोस्ट यही काम है। आप लोग यही काम इसके आप लोग इसके ऊपर जो है वो आप मुझे बताएंगे इसमें ये वाला काम हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अच्छा एक साहब ने ये भी कहा था जो मैंने अलग कर लिया है, इसको मैंने अलग इसलिए किया है कि ये हमारे इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है नहीं ना, लेकिन अगली मर्तबा ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एक्सपीरियंस। अच्छा तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर ये है कि ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास जो है ये हमने कर ली है और ये सारी हमारी हमारी जो इंटेलिजेंस है हमें यही बताती है। इसके अलावा आप में से कोई इतना ज़हीन है कोई जो नई चीज बता दे? सर क्लासिफाइड के हम अपनी वो इंटेलिजेंस यूज करते हुए क्लासिफाई कर देंगे कौन कौन सी शॉप में क्या क्या है। कैसे करोगे वही बताओ ना, बताओ मुझे। सर नोकिया की शॉप्स अलग कर दें, अगर नोकिया के वो डिस्ट्रीब्यूटर या दुकान में जाके ब्रांड पता वाले करोगे हैं, नोकिया है या सैमसंग नहीं वाले है? अलग। नहीं मुझे बताओ कि कैसे करोगे आप? क्या एक एक दुकान के अंदर जाओगे और पता करोगे उसके पास नोकिया है या नहीं है? सर जहाँ पर कस्टमर ज्यादा होंगे वहाँ चलें। नहीं सर वो बोर्ड लगा होगा ना शॉप पे कि ये शॉप पे बोर्ड नहीं लगे हुए ना, शॉप पे बोर्ड पब्लिसिटी के लिए है, हर आदमी हर चीज बेच रहा है मिसाल के तौर पर। सर रिव्यूज चेक कर सकते हैं हम, सर फिल्टर आउट नहीं कर सकते। शॉपिंग मॉल में कैसे रिव्यू चेक करोगे? हम अपना क्राइटेरिया पहले खुद से सेट कर, जो बड़ी शॉप है। नहीं मेरे भाई आप अपना क्राइटेरिया सेट करोगे तो मुझे बताओ ना कौन सा क्राइटेरिया होगा? सर मिनिमम प्राइस और बेस्ट क्वालिटी। ये तो क्राइटेरिया है ना, इससे ये कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सी शॉप पे जाना है कौन सी पे नहीं जाना?
पर जो शॉप बड़ी होगी उधर ज्यादा मटेरियल अवेलेबल होगा, इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं दूर से देख के। देखो अब आप दूर से देखकर तो आप चलो मान लेते हैं विंडो शॉपिंग, ये वैसे मेरा पॉइंट था। ठीक है। अब सर मैं जी अब ये जरूरी नहीं है कि बड़ी शॉप वाला ही आपको अच्छा फीचर दे, हो सकता है छोटी शॉप भी देते। अब क्या करोगे? सर ऐसे करेंगे कि शुरू की 2-3 दुकानें जहाँ पे रश कम नजर आ रहा है सबसे पहले वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हमने टाइम भी देखना बता चुके हैं, इसको मैंने कहा है अर्ली ब्रेकअप जी। इसके बाद फिर हम जी इसके बाद फिर हम मेड की कुछ जी इसके बाद हो सकता है हम मेड की दुकान, आप अर्ली ब्रेकअप की बात कर रहे हो ना? जी जी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? इसके बाद हम मिड की या फिर फर्स्ट फ्लोर की दुकानों में देखेंगे कि वहाँ पे हम किस तरह रिजल्ट की तरफ कन्वर्ट करें, और थोड़ी दुकानों पे देखेंगे और ऐसी दुकानों पे जहाँ पे हमें टाइम कम लगे, जहाँ पे रश कम हो, ताकि हम फिर उस तरह से देखें कि हम किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं। रश कम से मेरे ख्याल से ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये तो इमोशन है ना। आप इमोशन के ऊपर बेसिस के ऊपर फैसले ले रहे हो ना, सही है ना? मतलब जो दुकान आपको खूबसूरत लगी वो आपने चले गए, जहाँ पर जो है वो फ्री चॉकलेट्स बिक रही हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस की बेसिस पे देखो तो आपके पास डिसीजन सारे यही वाले हैं ना। सर जैसे आपने बताया था कि एक गली के अंदर शॉप्स हैं, तो हम फर्स्ट नंबर एंड 50 नंबर इस तरह से जिग जैग करते हुए उस गली के अंदर एंड तक जाएंगे और हम वन गो के अंदर सारी शॉप्स हम देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हो कि आप पहले 1 पे जाओगे, फिर 50 पे जाओगे, फिर 2 पे जाओगे, फिर 49 पे जाओगे, यही करोगे ना? जी लेकिन सर, है ये जी लीनियर सर, सर्च है, लीनियर सर्च है ना, ये तो है तो लीनियर सर्च। ठीक है सर, ठीक है। इसका मतलब ये ठीक है हुआ सर। कि जब हम अपनी इस जहानत को कंप्यूटर की जबान में लेने जाते हैं, तो हमारे पास जो टूल सेट होता है, जो सर्चिंग क्राइटेरिया होता है, और वो क्या होता है, वो इन सब में से कोई ना कोई एक होता है। ठीक है। इसमें से बिगर शॉप हटा रहा हूँ, इसकी भी होती है, लेकिन हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं कि भाई शॉप छोटी बड़ी होने से, और बाज़ औक़ात जो है शॉपिंग मॉल के शॉप के साइज भी एक होते हैं। ठीक है ना? अब वो अलग बात है किसी ने 2 शॉप मिलाकर एक बना ली हो, लेकिन हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि शॉप भी जो है वो तकरीबन एक ही जैसी है। इतना ज्यादा फर्क नहीं है कि एक शॉप जो है वो 10 दुकानों के बराबर है और एक शॉप जो है वो आधी दुकान के बराबर है। तो ये हमारे पास ये सब हमारी चीजें हैं। सर कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो डिस्काउंट रेट पे मोबाइल देती हैं, जैसे लाहौर में आप देखें यूनस मोबाइल है। देखो आप जो है वो अपने डेटा से बाहर चले गए। आपका डेटा क्या है? आप एक शॉपिंग मॉल के सामने एंट्री पे खड़े हुए हो, सही है, और उसके बाद आपको इसमें से देखना है कि इसमें से कौन सी दुकान वाला आपको सबसे सस्ता मोबाइल दे रहा है। जी सर, इस सर हम अगर ऑनलाइन देखें तो हमें और भी सस्ते मिल सकते, अगर हम डेटा को नहीं कर दिया ना, आपने डेटा चेंज कर दिया। मैं आपसे ये सवाल कर दूं, मैंने आपको सवाल में आपको ये लगाया हुआ है कि आप शॉपिंग मॉल के सामने गेट पे खड़े हुए हो और वहीं से आपको चूज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है जो इनपुट है वो शॉपिंग मॉल ही है ना जी। उसमें सिलेक्टिव शॉप है ना, एक हमने शॉप सिलेक्ट कर ली है कि जी हमने जाना है इसके अंदर, क्योंकि हमने उसके बेसिस पे इस बेस पे की है कि हमें ये पता है कि यहाँ पे जो है रेट जो है बाकी शॉप के मुकाबले में कम मिलेगा, और ये उसकी रेपुटेशन बन चुकी है, इसलिए हर आने वाला बंदा। मेरे पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, आप इसी की बात कर रहे हो ना? यही वाला बात कह रहे हो ना आप? यही कहना चाह रहे हो ना आप? जी सर, ये प्रीवियस पैटर्न को ही दे रखते हुए कि इनका शॉप का जो रेट है वो कम है, इसीलिए हम इसको पहले टारगेट करेंगे। ये है कि आपने या आपके किसी दोस्त ने या आपके किसी भाई ने या आपके किसी रिश्तेदार ने सर एक बात सर, आप ना थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करें सर, आप थोड़ा सा कि ये बताएं कि हमें लेस प्राइस चाहिए या मार्केट प्राइस में मोबाइल चाहिए। हमने जो आउटपुट हमारी है कि हमारी आउटपुट क्या होनी चाहिए कि मतलब सब लेस प्राइस में हमें मिले या फिर मार्केट प्राइस में मिले। हम माइक म्यूट कर दें, सबके माइक म्यूट है। वो निकल गया वैसे दे देंगे। हां 1 मिनट के लिए सब लोग स्टडी की ना से लाओ पीछे या वो निकाल से पिंकी पर नहीं आज देखे एक कहते हैं हमजा ऐवान अपना माइक म्यूट कर दें। ना कार्ड को तेजरी संस्था सामने है बस 80 दिखाई संडे। हां ये हमजा ऐवान माइक म्यूट कर दें। 6000 जी सड़े हाथ ज्यादा सर, अब फोर्सफुली कर देगा काइंडली। वो सबके करने पड़ेंगे ना यार, मसला ये है।
सर एक दूसरा सर्च क्राइटेरिया ये भी तो हो सकता है नॉन लीनियर, लीनियर के अलावा सर नॉन लीनियर सर्च। वही क्या होती है, वही पूछ रहा हूँ, नॉन लीनियर सर्च क्या होती है? सर मेरे ख्याल से नॉन लीनियर सर्च वो पहले शॉप सेलेक्ट करेंगे, फिर हम तीसरी, फिर हम पांचवी, फिर नवी के लीनियर हो गई। अच्छा ये तो लीनियर लीनियर हो गई। हाँ, इसमें आपने, मैंने ये लिखा हुआ भी है लीनियर सर्च विद गैप्स। इसके अंदर हम इसको सर आप ना काइंडली थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करें कि हमारी जो आउटपुट है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए कि सबसे लेस प्राइस हमारे पास क्वालिटी आनी चाहिए, या हमारे पास वो मार्केट प्राइस में मोबाइल आना चाहिए? मार्केट मोबाइल आना चाहिए, ये मतलब वो तो हमें डाटा फिर तकरीबन ज्यादा डाटा हो। अब आप सुन लो, आपने मुझसे सवाल किया है वो ये है, मैं कह रहा हूँ कि आप शॉपिंग मॉल गए, वहां पर 50 दुकानें हैं, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक। आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है जो आपने चूज कर लिया। अब आपको ये देखना है कि ये मोबाइल फोन जो सबसे ज्यादा सस्ते में देगा, आप उससे मोबाइल फोन ले लोगे। ये क्राइटेरिया है मेरा। ठीक हो गया। ठीक है, आप वो फर्ज कर लेते हैं वो मोबाइल फोन नोकिया है या मोबाइल फोन सैमसंग है, वो आपने चूज कर लिया, ये आपका आउटपुट है, ये आपको पहले से पता है। आपको क्राइटेरिया भी पता है कि यार अगर सैमसंग जो है मैं 50,000 रुपए तक ले सकता हूँ, उससे महंगा वाला सैमसंग मैं नहीं लूंगा। इसका मतलब है ये आपका क्राइटेरिया पे। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें सैमसंग जो है वो सबसे सस्ता जो है वो कौन सी दुकान वाला दे रहा है। अब सवाल ही पैदा होता है कि कैसे पता लगेगा आपको? ये इसमें पहली बात तो ये है कि एक तो आउटपुट क्लियर होगी, उसके बाद ये कि हमारे पास डाटा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ना फिर मिस ना हो जाए कोई ऐसी दुकान जो सस्ता दे रही थी और हम 50 दुकानें हैं ना, ये 50 दुकानें कम पड़ रही हैं आपको। नहीं 50 की 50 ही फिर करनी पड़ेंगी। 50 के 50 करोगे, यानी कि आप यही वाला काम करोगे ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है जी। को ये वाला कर लो, लीनियर कर लो, मतलब 1 to 50 कर लो, 50 to 1, वो तो कोई नहीं, यहाँ पे फिगर्स में ही है ना, वहाँ क्लियर हो गई ना जी। अगर आप जो बात कह रहे हो वो तो लीनियर ही हो गई ना। और एक हाँ, आप जो है वो जितना ज्यादा डाटा होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। मैं नहीं, मतलब कुछ, मैं जेंडर बाइस नहीं होना चाह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली दुकान पे जाते हैं, फिर 25वीं दुकान पे जाते हैं, फिर वो चौथी दुकान पे जाते हैं, फिर वो आखिरी दुकान पे जाते हैं, फिर वो वापस गेट के ऊपर आते हैं, फिर वो दोबारा 25वीं दुकान पे जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पर बात कर देते हैं रैंडम के अंदर। और कुछ लोग जो ऐसे होते हैं वो शुरू की या आखिरी की या रैंडमली सिर्फ 10 दुकानें उठाते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। ये वो होते हैं जिनको हम कहते हैं ड्रॉप आउट। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 4 दुकानों के बाद डिसाइड करते हैं कि अबे यार ये अब इससे सस्ता नहीं मिलेगा, मायूस हो जाते हैं। इनको हम कह रहे हैं अर्ली ब्रेकअप। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास तो बता दें। पहले आप सोच लें कि आप जो भी बात कह रहे हैं इसमें से तो कोई नहीं कह रहे। अगर इसमें से कह रहे हैं तो उसको घुमा घुमा के कहने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यही होनी चाहिए। यूजुअली यही स्ट्रेटजीज होती हैं सर नॉर्मल शॉपिंग की। हाँ, इसके अलावा अगर कोई और जहन में आ रही है तो बता दो ताकि हम इसको ऐड कर लें। इसमें जो ये आखिरी वाली बात है ये मैंने अलग की, ठीक है। अच्छा, और मजे की बात यह है कि ये बातें जो है ना, कि अब ये वाली चीज, जब भी हम कोई चीज ऑप्टिमल या बेस्ट ढूंढने जाते हैं तो हमारे पास ऑप्टिमल या बेस्ट ढूंढने जाते हैं तो हमारे पास जो है वो आउटपुट होता है, रेंज या पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, और इनपुट डेटा होता है, सही है। और उसके बाद यही सर्चिंग होती है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम ऑनलाइन सर्च करने भी जाएंगे तो हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले अपना जो ब्रांड है उसके स्पेसिफिकेशन एंटर करेंगे और उससे आगे देखेंगे क्या प्राइसेस तक वो ऑनलाइन ऑफर कर रहे हैं। मतलब यही आउटपुट कह रहे हो ना आप। आउटपुट आपने बताया, पैरामीटर बताया, सही है। एक तो ये कि आपने आउटपुट बताया, पैरामीटर बताया कि मुझे सैमसंग का मोबाइल चाहिए, मेरी रेंज जो है वो 50,000 रुपए तक है, या आपने पैरामीटर बताया तो बता जी, ऐसे ही है। बताएगा मतलब है कि आपने पैरामीटर जो है वो अनलिमिटेड सेट कर दिया। उसके बाद जो है अब ये वाला काम जो आप कर रहे थे ये अब आपको कौन करके दे रहा है? कंप्यूटर करके दे रहा है। कंप्यूटर ने आपको लीनियर सर्च की शुरू के 10 दिखाया, आपने वो 10 चेक किए, ठीक है। आपने क्या किया, जब उसने शुरू के 10 दिखाया, दराज मोबाइल पे चले गए और आपने दराज के ऊपर जाकर कहाँ पे जाऊँ, व्हाट मोबाइल पे चले गए, watermobile.com कर दें, ठीक है, सही है। अब मुझे जो है यहाँ पे सैमसंग का मोबाइल लेना है तो मैंने जाकर यहाँ पे लिख दिया सैमसंग,
सही, ये मेरे पास मोबाइल आ गया, अब मैं इसमें से क्या करूंगा, पहले ये वाला सर्च करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अब मेरी जो विजुअल मेमोरी है वो बहुत फास्ट चल रही है, तो मैं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैंने इसमें से सबको, लेकिन मैंने क्या किया है, लीनियर सर्चिंग की है। ठीक है, अब इस लीनियर सर्चिंग के अंदर मुझे पता करना है कौन सा मोबाइल अच्छा है, मतलब मुझे पता करना है 15,000 रुपए वाला अच्छा है नहीं है, तो मैं इसको जाके चेक करूंगा। यानी मैं अपनी दुकान के अंदर चला गया, फिर मैं देखा ये वाला अच्छा है या नहीं है, तो मैं इसके अंदर भी जाके चला गया, फिर मैंने देखा ये वाला है, ये तो कमिंग सून है, ये छोड़ दिया मैंने, ये वाला मैंने चेक किया। अब मैंने क्या किया, शुरू के 3 निकाल लिए, और शुरू के 3 निकालने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार ये मोबाइल की जो रेट है ये सबसे ज्यादा इतना ही मिल रहा है, और मैंने बाकी छोड़ दिया। तो मेरा वही वाला काम हो गया जो मैंने पहले फिजिकल किया था, अब मैं जो हूँ वो ऑनलाइन कर रहा हूँ। यही कर रहा हूँ ना भाई? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑनलाइन करूँ या ऑफलाइन करूँ, मैं काम यही कर रहा हूँ ना। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो यही चीज जो है वो हम अपने कंप्यूटर से भी करा लें। अगर हम फर्ज करें कि मैं जो हूँ, मैं ये जो वर्ड मोबाइल का डेटा है सारा का सारा, वो अपने कंप्यूटर को दे दूं और कंप्यूटर को बोलूँ कि भाई बात सुनो, लीनियर सर्च करो और मुझे बताओ सबसे बेस्ट प्राइस है, तो मुझे फायदा क्या होगा? अगर मेरे पास वर्ड मोबाइल है, हाँ बताओ सर। उसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि दराज पे आपकी सेल लगी हो और उसमें जो डेटा आपको 50% कम पे आपको वही मोबाइल मिल रहा है, जो कि आपके पास कंप्यूटर में डेटा है उसमें आपके पास रियल मार्केट प्राइस पे है, तो वो डिफरेंस तो फिर आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे इसको? इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे 2 शॉपिंग मॉल पे जाना पड़ेगा ना। मतलब काम में अभी भी यही कर रहा हूँ, काम में जो है वो अभी भी यही कर रहा हूँ, और मैंने इनपुट डेटा जो है वो मैंने डबल कर दिया। अब आपके पास 2 डिफरेंट किस्म का डेटा होना चाहिए, एक वो जो सेल प्रमोशन के साथ चल रहा है और एक विदाउट सेल प्रमोशन जो रियल मार्केट प्राइस पे। लेकिन मैं करूंगा तो यही ना। जी करेंगे तो आप लीनियर सर्च दोनों सिनेरियोज में उनको एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, और ये भी हो सकता है कि आप मिसाल में दराज में हर आदमी सेल पे बेच रहा है। जी, जैसे होता है ना कभी कभी कि आप शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो हर दुकान पे सेल लगी हुई है, तो आप इसी के ऊपर आ जाओगे ना, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे या ये करोगे। मतलब आप सेल में मैं गया तो मुझे पता लगा कि यार जो है वो एट्रियम मॉल पे सेल लगी हुई है, मैं वहां चला गया, मुझे एक शर्ट लेनी थी। मैंने पहली दुकान देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यार सेल जो है ना ये बकवास है, इसमें मजे की नहीं है, मैं छोड़कर आ गया। तो मैंने कौन सा वाली अप्रोच अपनाई? अर्ली ब्रेकअप वाली। सही है। मैंने क्या किया, मैंने 4 दुकानें देखी और 4 दुकानों में से जाकर एक में से शर्ट खरीद ली। तो मैंने कौन सा ऑप्शन किया? ड्रॉप आउट वाला। क्या मैंने 50 में से सिर्फ 4 उठा ली। मैंने वो 4 कौन से ढूंढी? इसके लिए मेरे पास 3 अप्रोचेज है, 1 2 3 वाली। ठीक हो गया सर। माइक म्यूट कर दें यार प्लीज। ये किस किस्म की आवाजें आ रही हैं पता नहीं। हाँ ये असल में वो माइक वो होता है बातों का, तो ये चलता है इस तरह की आवाज। तो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास कुछ भी हो तो असल में जो आपकी पूरी की पूरी मशीन लर्निंग है वो यही है, इसका मतलब है। इसके अलावा मशीन लर्निंग कुछ भी नहीं है। सर आप कहना चाह रहे हैं कि हमें बेसिकली जो गिवन डेटा दिया जाता है उसमें से हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, और वो भी किसी पैटर्न पे। हाँ, और उसको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने का तरीका चाहे आप खुद करें या मशीन से कराएं, क्या हो सकता है? सर मशीन से तो यही है कि उसको पहले मॉडल को उसके ऊपर इतनी दफा रन करना होगा कि उसको समझ आ जाए कि हम हमारे डिजायर्ड रिजल्ट या आउटपुट क्या आनी चाहिए। जो है ना वो सब बातें जो है वो अजीब सी बातें हैं, लेकिन टेक्निकली आप इनके अलावा कुछ कर रहे हो तो मुझे बताएं। जैसे आपने कहा मॉडल रन क्या होता है? यही ऑप्शंस, ये एक्सरसाइज होंगी सर जो आपने डिस्कस की हैं अभी। मॉडल रन, जो आप मॉडल रन की बात कर रहे हैं तो असल में आप क्या कर रहे होंगे? यही कर रहे होंगे, यही कर रहे होंगे, या लीनियर सर्च कर रहे होंगे, या रैंडमली सर्च कर रहे होंगे, या ड्रॉप आउट कर रहे होंगे, किसी ना किसी तरीके से। तो नॉर्मली तौर पर हम जो है वो हम लीनियर सर्च ही करते हैं। उसकी वजह ये है कि रैंडम सर्च में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है और वो ये है कि आपका टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा होता है। मैं इसको दोबारा समझाता हूं। आपके पास आप एक दूध वाले हैं,
सही है, और आपको लोगों को दूध बेचना है, ये दूध पहुंचाना है, सही है। अब आपके जो कस्टमर हैं वो 50 घर हैं, तो अगर आप उसमें से रैंडम चॉइस पे जाएंगे तो आपका टाइम सबसे ज्यादा जाया होगा, राइट या रॉन्ग? जी सर, सही कह रहे हैं। सही है ना। तो रैंडम चॉइस उस वक्त ज्यादा फिजिबल होती है जब आपको सिलेक्शन करना हो। मिसाल के तौर पर इसके अंदर जो नंबर 4 है या नंबर 5 है, यहाँ पर आपके लिए रैंडमनेस थोड़ी काम आ सकती है। अदरवाइज अगर आपको जो है वो 50 दुकानें जो है वो सर्च करनी है तो यहाँ पर तो रैंडमनेस आपके लिए नुकसानदेह है। अगर आप दूध वाले हैं और दूध लोगों को सप्लाई करते हैं या कोई भी चीज सप्लाई करते हैं तो उसमें आपके लिए, या आप मिसाल के तौर पर TCS वाले हैं और आपका काम है सुबह निकलते हुए आपको लोगों को डाक बांटना, यानी उनके जो खत हैं उनको पहुंचाना, तो उसमें सबसे अच्छा चीज तो आपकी लीनियर प्रोसेस ही होगा ना, क्योंकि आप उसी में एफिशिएंसी ला सकते हैं। आप अगर आपके पास डेटा रैंडमली होगा उसको भी आप लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे और आप बोलेंगे कि मेरे पास लीनियर हट हो गया तो मैं पहले जो है वो एक महल्ले में जाके सारा डेटा डाल दूंगा, फिर दूसरे में जाऊंगा, फिर उसके बराबर वाले में जाऊंगा। आप इस बात को समझ रहे हैं ना, इस वाली बात को? बिल्कुल सर। ठीक है, तो असल में टेक्निकली देखा जाए तो जितनी भी मशीन लर्निंग होती है वो होती यही है, इसके अलावा कोई भी मशीन लर्निंग नहीं होती है। बाकी जितने भी बातें हैं वो टेक्निकल बातें हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जब मैंने 50 दुकानें ढूंढी तो मुझे पता लगा कि एक बंदा जो है वो मोबाइल सबसे सस्ते बेचता है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ये मेरा जो है ये मेरा मॉडल हो गया, मैंने बेस्ट बंदा ढूंढ लिया, ये मेरी ऑप्टिमल सिलेक्शन हो गई। अब अगली मर्तबा मैं उसी बंदे के पास जाऊंगा। ठीक हो गया सर, एग्रीड। ठीक है ना। तो अब ये जो हम नॉन लीनियर सुनते हैं ये क्या होता है? ये वाली चीज जो है ये मेरी ट्रेनिंग है। अब कोई सवाल कर रहा था? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो हम बार बार सुनते हैं नॉन लीनियर, ये क्या चीज है? अच्छा, ये एक टेक्निकल टर्म है। नॉन लीनियर का मसला ये होता है कि इसके लिए आपको साइंस समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? साइंस के लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। मैथमेटिक्स हमें ये बताती है कि हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट होता है। राइट सर। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर आपको मैं ये लिखता हूं x इज इक्वल टू f ऑफ 2x। ये मेरी एक साइंस है, ये बता रही है कि x की जो वैल्यू है, या मैं इसको यूं कर देता हूं y की जो वैल्यू है वो 2x के बराबर है। यानी x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 6। इसका मतलब ये हुआ कि एक ये अगर आप, मैं इसको जो है वो तो इसके अंदर आप देखें यहाँ पर कि आपके पास कोई ना कोई लाइन बन रही होगी, जैसे यहाँ पे बन रही है। जी सर। सही है। तो ये आपका, इसको अब मसला ये है कि यहाँ पर मैं अभी आप लोगों से बाद में थोड़ा सा इसको इतना ज्यादा मैथ पे नहीं जाएंगे, लेकिन जब जरूरत होगी तो हम चले जाएंगे। तो इसके अंदर आपके पास जा रही है लाइन। अब आप इस लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन लगा देंगे। ओके। जिसको हम कहेंगे नॉन लीनियरिटी। मिसाल के तौर पर, क्योंकि अब इसके अंदर मैंने आपको आप एक होती है इंसानियत और एक होती है मैथमेटिक्स, दोनों अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर मैंने ये जूम किया हुआ है कि ये फंक्शन, मैंने जैसे आपको बताया 2 होगा तो 4 आ जाएगा, 3 होगा तो 6 आ जाएगा, और 4 होगा तो 8 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। जी। मुझे ये माइनस में भी तो जा सकता है, मतलब मैं x की वैल्यू माइनस भी तो दे सकता हूँ ना। जी बिल्कुल। यस सर। तो अब माइनस होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इनफाइनाइट लाइन तक डेटा चला जाएगा और बाज़ औक़ात माइनस की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इसके अंदर अगर इसको प्रॉपर मैथमेटिकली तौर पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि डेटा जो है वो कभी आगे जाके एक अजीब सा भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि एक कट ऑफ रेशो लगा दी। और वो कट ऑफ रेशो क्या है कि भाई मैं जो हूं वो एक रेंज से ज्यादा या कम होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको इग्नोर कर दूंगा।
ओके सर। सही है, मैं इसकी आसान एग्जांपल दे देता हूँ। आप एक टीचर हैं, सही है, एक बंदे ने ऐसे लिखा, आप उसको मैक्सिमम मार्क्स कितने देंगे? सर कितने, वो 50 या 100 जितने रखे होंगे उतने उसमें। हाँ, अब इसके अंदर आपके पास कट ऑफ डेट आ गई। ये नॉन लीनियरिटी की एग्जांपल है। आप एक बंदे ने अगर मिसाल के तौर पर वो बहुत तेज लिखता है और उसने 5 पेज का 5000 लफ्जों का एक ऐसे भी लिख दिया, उसने पूरे पेपर में कोई काम ही नहीं किया। उसने, जैसे आपने रेशो बनाया हुआ है कि यार अगर मेरे पास कोई बंदा होगा वो आधे पेज का ऐसे लिखेगा, उसमें मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल होंगे तो मैं उसको 5 नंबर दूंगा। अगर एक पेज का ऐसे लिखेगा तो मैं उसको 10 नंबर दूंगा। यही होगा ना, मतलब कोई ना कोई क्राइटेरिया बना लेंगे ना। अगर कोई 1.5 पेज का ऐसे लिखेगा तो मैं उसको 12 नंबर दे दूंगा। अगर कोई 2 पेज के लिखेगा तो मैं उसको 14 नंबर दे दूंगा। अब अगर किसी ने 3 पेज के लिख दिए तो कितने पे नंबर देंगे? क्राइटेरिया से आउट हो रहा है, यानी क्राइटेरिया से आउट हो रहा है ना। अब ये क्राइटेरिया से आउट नहीं हो रहा है, ये अगर आप उसको लीनियर फैशन में चलाएंगे तो नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से बढ़ता चला। एक बंदे ने क्या किया, सारे, उसको कुछ पेपर आता ही था, उसने ऐसे ही लिख दिया, 15 पेज का ऐसे लिख दिया, ठीक है, और उसमें बहुत अच्छे उसने लफ्ज भी लिख दिए। अब उसके हिसाब से तो उसके जो है वो 50 आने चाहिए थे, लेकिन आपका जो आउटपुट क्राइटेरिया है वो 10 नंबरों का ही है। अब आप क्या करेंगे? सर फुल मार्क्स तो देंगे जब वो, मतलब 10 पे ही रुक जाएंगे ना? जी 10 पे रुक जाएंगे। हाँ, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बंदे ने 2 पेज का ऐसे लिखा हो या किसी बंदे ने 10 पेज का ऐसे लिखा हुआ हो, आप उसको मैक्सिमम मार्क्स कितने देंगे? सर 10 देंगे ना। इसका मतलब आपने क्या किया कि एक लीनियर फंक्शन को नॉन लीनियर के अंदर कट ऑफ कर दिया कि आप भाई 10 से ऊपर जाऊंगा ही नहीं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। सही है। इसी तरह अगर किसी बंदे ने मैक्सिमम तौर पर आपको गालियां भी लिख दी हो, तब भी आप उसको कितने मार्क्स देंगे? 10 मिनिमम तो 0 ही है ना। अब उसको जब नहीं दिया तो मिनिमम तो 0 ही देंगे ना। मतलब अगर वो उसने जो है ना गालियां वाली लिखी आपके बारे में, बहुत बुरी बातें की, मतलब ऐसी बातें की, तो अगर सामने करता तो आप उसके पेट पे जाके लात मार देते, तब भी आप उसको मार्क्स कितने देंगे? 0 से तो नीचे नहीं दे सकते ना भाई। एग्जैक्टली। तो ये जो चीज है, ये एक नेचुरल चीज है कि हम जो है वो बहुत सारी जगहों पर जहां पर रिजल्ट इनफाइनाइट की तरफ आ सकता है या हमारी रेंज से बाहर जा सकता है, हम वहां पे कट ऑफ लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर अप्रोच। उम्मीद है सर ये जो आपने फंक्शन बनाया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2x, इसी में x की लिमिट हम डिफाइन कर देंगे। हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर लेस देन इक्वल टू 0 और नॉट ग्रेटर देन 10। मैं इसके ऊपर एक और फंक्शन लगा दूंगा, ठीक है। वो फंक्शन क्या करेगा कि इसको ब्रेक कर देगा, मतलब इसकी जो रियल वैल्यू है उसको ब्रेक कर देगा। तो रियल वैल्यू अगर किसी चीज की आ रही है वो लीनियर है। हर फंक्शन की मैथमेटिक्स में जो वैल्यू आती है वो लीनियर होती है, एक लाइन के ऊपर लेफ्ट या राइट पे जारी होती है, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव पे जारी होती है कहीं पर भी। हम उसको अगर बीच में से जबरदस्ती ब्रेक कर दें तो इसका मतलब है हमने उसका जो लीनियर अप्रोच है उसको ब्रेक कर दिया, अब वो नॉन लीनियर काम कर दिया। मिसाल के तौर पर एक कैलकुलेशन होती है जिसके जरिए आपकी पेट्रोल की प्राइस डिसाइड होती है, वो पैमरा बनाती है। अब पैमरा एक कैलकुलेशन के हिसाब से बनाती है, अगर वो पैमरा बनाए और वो उसी हिसाब से पेट्रोल बढ़ता चला जाए तो ये हमारी लीनियर अप्रोच है, ठीक है। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जो अपनी जो आवाम की सिचुएशन देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि इतने होने चाहिए और इतने नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है उन्होंने उस फंक्शन के आउटपुट को कट ऑफ कर दिया, तो वो अब नॉन लीनियर हो गई सर। वो अब नॉन लीनियर हो गई। एग्जैक्टली, ठीक हो गया, ठीक है। ये मैंने अभी आगे चल के आ रहा था, लेकिन ये हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर शेयर अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब हम दोबारा किताब पे आए थे। किताब में भी जो है वो आपसे यही वाली बातें जो है वो की गई है। अब लेकिन मिसाल के तौर पर एक और चीज जो हमें डिस्कस करनी है और वो ये है और अब इसके अंदर ये वाली चीज जो है वो हमें समझनी, और वो ये है कि हमारी मशीन लर्निंग को अगर हम डेटा और आउटपुट दे दें तो वो रूल खुद ही निकाल लेती है। ये वाली बात आपको हजम हो रही है, समझ में आ रही है? सर ये मतलब डेटा किस तरह होना चाहिए कि वो उसमें रूल्स तो हमें खुद डिफाइन करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। मैं आपसे पूछ रहा हूँ
कि ये 1 है, ये 2 है, ये है y, ये x है 1 2 अब देखिए मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं और आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना है आपको, ठीक है? अब मैं आपको अगर ये 2 डेटा दूं और आपसे बोलूं यार मुझे इसका फंक्शन बना के दो, तो क्या आप बना के दे सकता है कोई मुझे? आप में से कोई है इतना ज़हीन इस डेटा को देखते हुए? x मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से y आ रहा है। ये आपने कैसे निकाल लिया? चेक को इसको चेक कर लें सर। सर 1 वाला आउटपुट चेंज है। 1 का स्क्वायर, 5 का 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का स्क्वायर नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। सॉरी नहीं सर, आगे जाके चेंज हो रहा है, स्क्वायर वाला पैटर्न नहीं है सर y जो है वो 2 सर मल्टीप्लाई हो रहा है x2 से। मल्टीप्लाई बाय 2 कह सकते हैं, लेकिन वो भी आगे जाके माइनस। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर नहीं हो रहा, स्क्वायर हो रहा है, जो प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर डेटा चेंज कर देता हूँ। इसमें सर पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज ली गई है x की, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। एक मिनट, तो पहले मैं इसको यूं करता हूँ, बिल्कुल सही। हाँ तो अब देखें इसके अंदर अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको आसान बना दूं, तो अब आप बड़े आराम से इसके अंदर से आउटपुट निकाल सकते हैं कि रूल क्या है, ठीक है? अब मुझे आपको y का इक्वल टू fx का फंक्शन ऑफ x बताना है, ठीक है? तो ये आप बता सकते हैं ना मुझे? यानी डेटा देखकर आप मुझे रूल बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ, ये मेरा रूल है। रूल जो है वो बेसिकली हमें पहले मतलब एक मशीन को बताना तो पड़ेगा ना कि इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। हाँ देखो, मैं आप मेरी मशीन हो ना, मैंने आपसे क्या किया, आपको आप भी एक मेरी इंटेलिजेंट मशीन हो, तो मैंने क्या किया, आपको इनपुट भी दे दिया और आउटपुट भी दे दिया और आपसे पूछा यार मुझे बताओ इसका रूल क्या है, तो आप मुझे बता दोगे ना? जी, लेकिन उसके लिए मैं ऐसा यही कह रहा हूँ कि उसके लिए शर्त ये है कि मुझे खुद को पता होना जरूरी है। क्या रूल या आउटपुट से काम हो जाएगा आपका? मुझे ये पता होना चाहिए कि जी ये मल्टीपल है, मल्टीपल का मुझे मतलब मैथमेटिकल थोड़ी बहुत मुझे पता होगी तो फिर ही होगा ना। नहीं अब आप अपने आप सर ये आउटपुट y में पहला 2 नहीं आएगा, 2 4 6 8 10 होगा। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 2 ही आएगा सर। तो आउटपुट y में पहला 2 नहीं आएगा, 2 4 6। ठीक है अब जी, नाउ इट्स ओके। 12 में भी है। हाँ आगे 12 भी कर दें सर, आगे 12। हाँ क्लास जी 12 आएगा 6 को जब हम 2 से मिल। ठीक है। अच्छा अब देखें, 4 के बाद करना, 5 के बाद। मुझे जो अभी सवाल किया था कि यार मुझे इसके लिए मैथमेटिक्स पता होनी चाहिए, मुझे कम से कम आप लोगों पे ये एतबार है कि यार आपको मैथमेटिक्स पता है ना। मतलब मैं एक ऐसी मशीन या ऐसा बंदा चूज ही क्यों करूंगा जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती। एग्जैक्टली सर, यही मैं कह रहा था कि अगर मसला ये है कि अगर मैं इसको कंप्यूटर पे डालूं तो कंप्यूटर का तो नाम ही कंप्यूटर है ना, मतलब वो तो कंप्यूटेशन है, ठीक है? अच्छा, उसको तो हमें बताना पड़ेगा ना सर, उसको तो हमें मतलब थ्रू किसी पैटर्न को पढ़ेगा, यानी कि उसको हमें इनपुट दे दिया और आउटपुट दे दिया। अच्छा इसके अलावा मैं इसको कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। अब आप मुझे बता सकते हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या फंक्शन बनेगा, अब जो रूल है वो क्या है? सर इसकी पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूल में ये चेंज आएगा। तो अच्छा, मगर बाद में कर ले तो काम चल जाएगा? बाद में भी हो तो सकता है।
बाद में भी हो सकता बाद में भी हो सकता है सर, हो सकता है सर। लेकिन उसको एब्सोल्यूट वैल्यू 12 लेनी पड़ेगी, पहले लें या बाद में लें। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि यही वाली चीज जो है वो ये यहाँ पे बता रहे हैं ना कि आपके पास दो चीजें होती हैं, आप या तो रूल डेटा को रूल से अप्लाई करके आउटपुट निकाल लेते हो, ठीक है, या आउटपुट की मदद से रूल भी निकाल सकते हो। मतलब ये कह रहा है कि यार ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास रूल हो, अगर हमारे पास आउटपुट हो ना तो हम जो है वो रूल भी निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके पास बहुत सारे लेटर हो जो इंक्रिप्टेड हो और वो लेटर जो है वो लिखे गए हो, तो आप उस इंक्रिप्टेड लेटर की मदद से आप वो की पता कर सकते हो जिसकी बेसिस के ऊपर एंट्री हुई है। क्या ख्याल है? लेकिन सर उसमें हमें ये भी तो पता हो कि वो इंक्रिप्शन किस पैटर्न पे हुए हैं। अगर वो हमें नहीं पता तो हम कैसे की तक पहुंचेंगे? हाँ, लेकिन पहुंच तो सकते हो ना, मतलब अगर आपके पास पहुंच सकते हैं, आपकी बात ठीक है, वो मैं अंडरस्टैंड कर, जैसे वहां पे y की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम x को भी डिटरमिन कर सकते हैं कि इनपुट कैसे आ रही है। हाँ ठीक है, अब मेरे पास जो है वो इंग्लिश का खत मौजूद है, ये दोनों चीजें मौजूद हैं, तो क्या मैं की पता कर सकता हूँ? कहानी में गड़बड़ जब होती है जब मेरे पास ये सोर्स नहीं होता, यानी इनपुट नहीं होता। अगर मेरे पास किसी के पास भी इनपुट और आउटपुट मौजूद हो तो की पता करना कोई मुश्किल है क्या यार? नहीं सर, फिर हम कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये होगा कि हम जो है वो रूल जो है वो यानी कि जो की है वो निकाल सकते हैं ना। तो यही चीज जो है ये आपको मशीन लर्निंग की बुनियाद है, जिसके अंदर आप जो है वो डेटा की मदद से रूल या फॉर्मूला या फंक्शन जो भी नाम दें वो आप पता कर सकते हो। एग्री सर। अगर पता लग जाए तो क्या फायदा होगा? सर अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन हम गेट कर सकते हैं, अब उसकी बेस के ऊपर मजीद इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। बाज़ वक़्त क्या होता है कि रूल निकालना मुश्किल होता है, जो रूल निकालना है वो क्या होता है, मुश्किल होता है जी, हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वहां पर हमारा एक एक्यूरेट रूल निकालना जो है वो मसला होता है। तो हम जो है वहां पर अपने मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं उनको जो है वो हम डेटा दे देते हैं, इनपुट भी दे देते हैं और आउटपुट भी दे देते हैं, तो वो हमें रूल निकालते हैं। वो रूल एज एक्यूरेट नहीं होते जैसे होने चाहिए, लेकिन जो है वो आपको इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है कि उसके जरिए आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगला वाला डेटा क्या होगा। सही है? ठीक है सर। सर ये माइक तो म्यूट करवा दें भाइयों, अपने अपने माइक म्यूट कर दो प्लीज। अगर हम सब चुप हो जाए तो हमें पता लग जाएगा ना, मुझे पता लगेगा कौन बोल रहा है। ठीक है? 130 में दिया सभी कितने का लाएंगे तुम? 100 रुपए का लाएंगे सर। अच्छा तो आप प्लीज अपना 30 रुपए बना दिया, 100 रुपए का हम कितने करा दे लालू कैसे? आप अपना एक्स्ट्रा में दे दिया मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा में नहीं, अब आप हम जा रहे ये काइंडली फोर्सफुली करवा दें। अब वो लेने रहे हमारे बहन इसी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आई थी, अभी मुझे पता लग जाता कि वो जो सूट उन्होंने कहाँ से लिया है ना, तो वो पता लग जाता, पैसे भी पता लग जाते, तो हम वहां जाके खरीद सकते थे। अब हमें दोबारा सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपने मॉडल की। तो ये हमने सर वो मोबाइल की वजह अब कपड़ों की डेटा लेना पड़ेगा। कपड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने सर आपसे एक सवाल पूछना है। मोबाइल के बगैर तो घर से निकल सकते हैं, कपड़ों के बगैर कैसे निकलेंगे? सर मैंने सवाल पूछना है आपसे। सर आपने ये कहा कि जो मशीन हमें रूल्स देती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, तो उसकी क्या वजह से? क्योंकि मॉडल हमारा जो इनपुट और आउटपुट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ना, और बात वक्त हमें 100% की जरूरत भी नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हैं जिसके अंदर हमें 100% डेटा की जरूरत नहीं होती, हम अंदाजे से काम चला लेते हैं ना। मसलन मिसाल के तौर पर आपको चूज करना है कि बिरयानी अच्छी है और या नहीं है, तो उसके लिए आपको 100% रूल की जरूरत नहीं है। आप खाने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ यार 19-20 का फर्क हो, तब भी आप कर सकते हैं ना। हमें राइट और रॉन्ग? जी सर आप बिल्कुल ठीक है। और सर इसके अलावा डेटा एक्यूरेसी पे भी तो होता है कि हमारे पास जो डेटा है एज ए इनपुट वो कितना एक्यूरेट है, उसकी जो अंदर एंट्रीज हैं। अब मिसाल के तौर पर आप जो फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं, वो जो फ्यूचर फोरकास्ट का डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, लेकिन उससे जो है वो आपका जो रूल निकलता है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है कि बाज़ औक़ात उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी जगह बारिश होने के जो चांसेस हैं
वो उस वक्त के सीजन के ऊपर होते हैं, ह्यूमिडिटी के ऊपर होते हैं, टेम्परेचर के ऊपर होते हैं, और एयर प्रेशर के ऊपर होते हैं। और उस वक्त ये भी होता है कि कहीं दूर समंदर के पास जो है वो कोई साइक्लोन बन रहा है या नहीं बन रहा, इसके ऊपर भी होता है ना। मतलब आपके इस वक्त जो है वो किसी इलाके में बारिश हो रही है या नहीं हो रही, उसका डिपेंडेंसी सिर्फ उस इलाके के ऊपर नहीं होती, उसके आसपास के इलाकों के ऊपर भी होती है, उसके पास जो समंदर के अंदर साइक्लोन बन रहा है उसके ऊपर भी होती है, उसके करीब जो पहाड़ है उसके टेम्परेचर के ऊपर भी हो सकती है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को। तो जब आपके पास ये जो अभी तो हमारे पास जो डेटा है वो बहुत सिंपल है, इस तरह का है, सही है। लेकिन अगर मेरे पास जो है वो हाँ सर, ये कागल बहुत चल रहा है, पता नहीं क्या चीज है ये। तो बहुत सारा डेटा मिल जाता है ना। ये कागल एक वेबसाइट है जो हमारे लिए ही बनाई गई है। अब इसके अंदर जो है वो इनपुट के ऊपर जाते हैं और इनपुट के ऊपर हम देखते हैं कॉलम्स के ऊपर। तो कॉलम्स के ऊपर देखते हैं तो मेरे पास 220 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कॉलम, 10 ऑफ 22 कॉलम्स, सिलेक्ट ऑल। अब देखिए इसके अंदर मेरे पास 20 कॉलम्स है। अब ये 20 कॉलम के अंदर जब मैं कैलकुलेशन पे जाऊंगा ना तो कंप्यूटर भी जो है वो कहीं ना कहीं पे राउंड ऑफ करना शुरू कर देगा। अगर नहीं करेगा तो वो फंस जाएगा, वो कैलकुलेशन ही करता रहेगा। इतने सारे चीजों के अंदर से आपको कोई डेटा निकालना, उसमें आपको टाइम लग सकता है। राइट और रॉन्ग हो सर? इसमें अभी तक जो ये चीजें आपने बताई हैं, क्वेश्चन आ रहा था कि फीचर इंजीनियरिंग की बात आप कर रहे हैं, कुछ चीजें जो ना टर्म्स यूज हो रही हैं, हम इसमें कैसे ये कैटेगराइज करेंगे कि ये फीचर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं गिवन सिनारियो में और बाकी को हम स्किप कर सकते हैं? या जरूरी होगा कि हम टोटली कॉलम जो है वो हम कंसीडर करेंगे, फिर मॉडल को हम उससे जो अपनी प्रेडिक्शन ले रहे होंगे? हाँ यही चीज है। ये बड़ा आपने जबरदस्त अच्छा सवाल किया है। दोबारा सवाल करें जरा ताकि बाकी लोग सुन लें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इसमें फीचर इंजीनियरिंग जो है कंसेप्ट मेरा आ रहा है कि फीचर सिलेक्शन हम इसमें कैसे करेंगे। लेट्स से अभी आपने 20 कॉलम्स हमें बताया कि ये सारे कॉलम्स हैं और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं और कुछ गिवन सिनारियो के मुताबिक वो फीचर इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकते। हम उनको कैसे कंसीडर करेंगे कि ये हमने फीचर लेने होंगे जिसके अगेंस्ट हमें ये आउटपुट चाहिए होगी? यही असल में जो हमारी जो कोर्स है ये यूज कर तो जो कोर्स है और जो डेटा साइंस है, ये हमारी जो है वो यही है, ये हमें पढ़ना यही है। मतलब हमारा जो इस वक्त कोर्स का जो कंटेंट है Q2 में, Q3 में, वो है ये कि हमें ये पता करना है कि हमें कौन से कॉलम यूज करने हैं और कौन से कॉलम नहीं करने हैं, कैसे यूज करना है, पैरामीटर कैसे ट्यून करने हैं, किस तरह से हमें अपनी जो एक्यूरेसी है, जो क्वालिटी ऑफ डेटा का आउटपुट है, यानी रूल की जो क्वालिटी है वो बढ़ानी है, ये हमारा काम है। तो ये इस कोर्स के अंदर हम यही पढ़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम पढ़ रहे हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग का मतलब है न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क के साथ जो फायदा यह है कि न्यूरल नेटवर्क और जो मशीन लर्निंग के जो पुराने एल्गोरिथम्स हैं, XGBoost, डिसीजन ट्री, IDS, रैंडम फॉरेस्ट, इनमें और न्यूरल नेटवर्क में फायदा यह है कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमें फीचर इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ती, ये खुद ही कर लेता है। ये बात समझ रहे हैं आप? यस सर। तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ये डीप लर्निंग के अंदर जो अच्छी बात जो आई है, जिसी वजह से डीप लर्निंग जो है वो पॉपुलर हो रहा है, कि इसके अंदर आपको मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ती। आपको खुद ये चूज नहीं करना पड़ता, खुद ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि मुझे कौन सा कॉलम रखना है या नहीं रखना। आपके पास न्यूरल नेटवर्क की जो छलनी है, जो लेयर है, वो इसमें से ऐसे चीजें जो सब में जो है वो कॉमन है, उनको खुद ब खुद ही जो है वो फिल्टर आउट करना शुरू कर देती है। सही है। मिसाल के तौर पर आपके 50 कंट्री का डेटा है, आपको पता करना है कि आइंदा 5 साल में कौन सा कंट्री जो है वो सबसे ज्यादा GDP में ग्रोथ किस कंट्री की होगी, ठीक है। और सारे कंट्री के अंदर जो है वो डॉलर रेट एक ही जैसे हो, मतलब हर कंट्री के हिसाब से डॉलर रेट तो चेंज नहीं होगा ना, मतलब डॉलर का जो रेट है वो हर कंट्री के हिसाब से एक ही है।
मतलब करेंसी के हिसाब से डिफरेंट है, लेकिन वैसे डॉलर रेट, या हम सबसे गोल्ड रेट, अब गोल्ड रेट डॉलर में हर कंट्री के लिए सेम है, राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। ठीक है ना। तो अब मैं अगर चाहूं तो अपने डेटा में से गोल्ड का जो रेट है वो हटा सकता हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं नहीं भी हटाऊंगा तो मेरा जो न्यूरल नेटवर्क है वो खुद ही इसमें से देख लेगा कि यार ये रेट जो है वो हर जगह एक ही है, तो हर कंट्री के लिए सेम ही है, तो वो इसको जो है वो ड्रॉप आउट करना शुरू कर देगा। और उसकी पूरी डिटेल है इस पूरी किताब के अंदर। ये जो किताब है ये बड़ी ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही अच्छी किताब है, और इसके अंदर एक एक चीज दी हुई है आपको ये किताब जो है बड़े ही इत्मीनान और सुकून के साथ जो है ये सारी किताब जो है वो पढ़नी है, ठीक है। और टर्मिनोलॉजी भी सीखनी है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर जैसे ये पहली चीज जो बता रहा है आपको कि ये जो मशीन लर्निंग है ये कब इंट्रोड्यूस हुई, क्यों इंट्रोड्यूस हुई, और इसके अंदर उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है जो कि काफी हद तक सही है, ठीक है। और वो ये वाला है कि भाई जो कंप्यूटर इजाद किए गए थे ना शुरू में, उनका मकसद जनरल पर्पस कंप्यूटिंग नहीं था, वो तो इसलिए थे कि आपकी जो जहानत है उसके लिए उन्होंने बनाया था। मतलब उस जमाने के जो मैथमेटिशियन थे 1830s में और 1840s में वो कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसी मशीन बनाए जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सके, और उस वजह से उन्होंने क्या किया कि आपकी जो मशीन थी, जैसे एलन ट्यूरिंग ने जो मशीन बनाई थी, वो सारी के सारी जो है, जैसे अगर आप लोगों ने वो देखी, क्या नाम है उसका, कौन सा गेम है वो जो मूवी है यार, कौन सी मूवी है एलन ट्यूरिंग के ऊपर? इमिटेशन गेम के अंदर आपने देखा होगा कि इमिटेशन गेम के अंदर जो एलन ट्यूरिंग जो मशीन बनाई थी वो कंप्यूटेशनल मशीन नहीं थी। क्या किसी ने मूवी देखी है वो एलन ट्यूरिंग की? नो सर। जी देखिए सर। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एलन ट्यूरिंग जो है वो उनके पास एक टीम थी, और उस वक्त जो है वो एक जबरदस्त किस्म की मशीन बनाई थी जर्मन्स ने, जिसका नाम था एनिग्मा कोड को ब्रेक किया था। हाँ, इनिग्मा की मशीन थी, और वो उसके जरिए डेटा इनक्रिप्ट करते थे। उससे पहले डेटा जो है वो इंसान अपने तरीकों से करता था, लेकिन पहली मर्तबा जब मशीन बनाई गई इनिग्मा नाम की, तो उसने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, इंसान की जो इंटेलिजेंस थी उसको उन्होंने मशीन पे डाल दिया। जो पहली जो इनिग्मा मशीन थी वो जो है वो कंप्यूटेशन के लिए नहीं थी, वो इंसान की जहानत को रिप्लेस करने के लिए थी, और वो इतनी ज़्यादा उसमें उन्होंने जो है वो फीचर्स डाल दिए थे, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डाल दी थी कि उसका कोड को इनक्रिप्ट करना इंसान के लिए मुश्किल हो गया था। तो जो है वो एलन ट्यूरिंग को जो है उन्होंने हायर किया। एलन ट्यूरिंग ने जो है वो ये सोचा कि यार ये अच्छा वो कर लेते थे, तब शाम तक आप क्या करते थे, इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट कर लिया करते थे बैठ के लोग, लेकिन उस वक्त तक शाम हो जाती थी, आप एक आधा कोई मैसेज डिक्रिप्ट करते, अगली मर्तबा क्या करते थे, क्योंकि उनके पास तो मशीन थी, वो मशीन के कोड चेंज कर देते थे, अगली मर्तबा नई वाली जो है वो इनक्रिप्शन आनी शुरू हो जाती। तो एलन ट्यूरिंग ने ये कहा कि भाई ये काम अब इंसान नहीं कर सकता, लेकिन हम मशीन से करा सकते हैं। तो उसने जो है वो 6 महीने लगाकर एक ऐसी मशीन बनाई जो ये इनक्रिप्शन का काम इंसान की जगह पर करती थी। तो ये बता रहा है कि एलन ट्यूरिंग ने जो मशीन बनाई थी, तो हमने जो है वो ट्यूरिंग टेस्ट भी कहा और उसको ट्यूरिंग मशीन भी हम कहते हैं। उसका मकसद जो था वो इंसान की जहानत को रिप्लेस करना था मशीन से, जनरल पर्पस कंप्यूटेशन नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, कि वो जहानत तो साइड पे रह गई और जनरल पर्पस कंप्यूटिंग जो है वो शुरू हो गई। उम्मीद है आप इस बात से अग्री करेंगे। सर हम ट्यूरिंग टेस्ट के अबाउट थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और आगे। ट्यूरिंग टेस्ट हमारा कॉन्सेप्ट है नहीं ना, हमें ट्यूरिंग टेस्ट से कुछ नहीं करना, हमें जो है वो मशीन लर्निंग करनी है ना, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं जा रहे ना। हमारा जो अम्ब्रेला है, हमारा जो अम्ब्रेला है वो ये वाला है टेक्निकली ना। यस सर, ये आप डीप लर्निंग का तो आ गया कॉन्सेप्ट। मशीन लर्निंग का जो लास्ट पैंडास के सेक्शन में सिर्फ एक ओवरव्यू था, क्या इसके एल्गोरिदम भी हम करेंगे? हम इसके एल्गोरिथम नहीं करेंगे, लेकिन हम देखें मशीन लर्निंग जो है वो ये वाली चीज है ना, ये मशीन लर्निंग है।
सही है। अब मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसकी टेक्निक है। हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। ये सर एक तो कॉन्सेप्ट आ गया ना एज, हमें डीप लर्निंग का मशीन लर्निंग के ऊपर के हमें फीचर सिलेक्शन का एज मिल रहा है हमें इसके ऊपर के हमें नहीं करनी पड़ रही। दूसरा ये था कि एक लेक्चर में आपने जिक्र किया था कि उसमें लिमिटेड डाटा होता है, हम इसमें हम जो है ना वो क्लाउड डाटा हैंडल कर सकते हैं डीप लर्निंग के अंदर। क्या कह रहा हूं? मैं भी थोड़ी देर पे खाते 3:30। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आप जो है वो ये देखें, अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, SVM, नाइव वाइज, KNN, के मीन, रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, और मैं इसमें मोर आइटम में चला जाऊंगा अगर आप यहाँ पर तो फिर शायद लिस्ट आ रही होगी पूरी। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, सही है। यस सर। और कौन कौन से हैं भाई? SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये सब चीजें, नाइव वाइज, और ये सारी की सारी चीजें, ये सब मशीन, KNN, ये सारे के सारे जो हैं ये मशीन लर्निंग के, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं जिनका जिक्र भी आया है। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क क्या करता है? न्यूरल नेटवर्क के पास एडवांटेज ये है कि न्यूरल नेटवर्क जो है इन सबसे डिफरेंट काम करता है। यानी कि यूं समझ लें कि न्यूरल नेटवर्क भी एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है और मशीन लर्निंग के भी एल्गोरिथम है। लेकिन हुआ ये कि लोगों ने ये देखा कि मशीन लर्निंग जो है उसके अंदर इसमें सब लिखा हुआ है। ये जो आप ना ये आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप इसकी पूरी डिटेल जो है वो हिस्ट्री पढ़ी हुई, ये डिटेल आपको याद करना जरूरी है क्योंकि ये पूरे एग्जाम के अंदर ये चैप्टर आता है आपका ना। तो इसके अंदर जैसे ये लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग सिस्टम इज ट्रेन्ड रादर देन एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, इट प्रेजेंटेड विद मेनी एग्जांपल रिलेवेंट। मतलब आपका जो प्रोग्राम है आप उसको रूल नहीं बताते बल्कि आप उसको ट्रेन कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मिसाल के तौर पर आपने एक अपना छोटा भाई है, आपने उसको ट्रेनिंग दी कि भाई ग्राहक से कैसे बात करनी है, तो कैसे करेंगे उसके लिए? अगर फर्ज करें आप एक दुकानदार हैं और आपको किसी को ट्रेन करना है तो कैसे करेंगे आप कि भाई बात करनी है, उसके लिए क्या करेंगे? सर एक ट्रेनिंग होगी ना, मतलब उसको हम उसको करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगे, ये अच्छी मुझे आइडिया अच्छा लगा ये। और कौन सा तरीका है? कभी आप लोगों ने वो वाला तरीका देखा है? कभी आपने कभी देखा है बाज़ औक़ात किसी कभी आप लोगों को पता है गधा गाड़ी भी एक चीज होती है? हैव यू एवर सीन गधा गाड़ी? यस सर। यस सर। देखा होगा कि एक गधा गाड़ी के अंदर एक गधे के साथ दूसरा गधा लगा दिया जाता है सर, जो इंटर्न नहीं होता है। हाँ यस सर। उसकी ट्रेनिंग कैसे हो रही होती है? देख सर वही उसको देख देख कर, ये गधे को देख देख कर इंटर्नी सीख रहा होता है। हाँ, तो इसी तरह जितने भी इंटर्नी होते हैं, सही है ना? मैं दोबारा कहूंगा, सॉरी फॉर द इंटर्नी सब रहे हैं, मैं भी एक इंटर्नी रहा हूँ। तो जितने भी इंटर्नी होते हैं वो देख देख के सीख रहे होते हैं। उनको पहले ट्रेन गधों के साथ बांधा जाता है। इधर तो आप इंसानों की ट्रेनिंग गधों की एग्जांपल से कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि वो जो गधे की एग्जांपल हो, असल में इंसान ने बहुत सारी चीजें जानवरों से सीखी है ना, तो भले वो गधे की एग्जांपल हो या किसी मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वो आपको पाइथन पढ़ाएगा नहीं, लेकिन आप उसके कोड देख देख के समझ जाएंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। इसी तरह अगर आप किसी दुकान में सेल्समैन के लिए जाते हैं तो वो आपको रोजाना क्लास ही नहीं देगा, ठीक है? वो सेल्समैन जो सीनियर सेल्समैन होगा आप उसको देखेंगे, अच्छा ये बंदा आता है उससे ये बातें करता है, ये बंदा आता है तो ये बातें करता है, कोई खातून आती है तो ये वाला बातें करता है, कोई जो है वो बड़ी उम्र का आदमी आता है तो उससे ये वाली बातें करता है, कोई छोटी उम्र का आता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं आप, आपकी ट्रेनिंग हो रही है। तो आप इसमें देखें आपकी जो ट्रेनिंग है, जो इंसान की भी जो ट्रेनिंग होती है वो इसी बेस के ऊपर होती है मोस्टली, ठीक है? और एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम क्या होता है? एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम जो होता है जिसको हम कहते हैं मेमोराइजेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया, जिसको बताऊंगा नवीद को मैंने बताया कि भाई नवीद में प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ आपके नाम की? नवीद है नवेद है? नवीद है सर, नवीद। ठीक है, तो नवीद को मैंने बताया कि भाई कोई बुजुर्ग अफराद आएंगे तो उनसे ये वाली बातें करनी है, ये वाले डायलॉग बोलने हैं, कोई यंग बच्चा आएगा तो ये वाले डायलॉग बोलने हैं, कोई जो है वो
टीनेज आएगा तो ये वाले डायलॉग बोल रहे हैं। अब ये मैंने रटा दिए नवीद को, तो ये फिर मेमोराइजेशन हो गई। ट्रेनिंग क्या होगी? ट्रेनिंग के अंदर मैं नवीद को बोलूंगा कि नवीद मुझे देखते रहो मैं किस तरह बात करता हूँ, बुजुर्गों से, मैच्योर लोगों से, यंग लोगों से और टीनेज से, और नवीद सीख लेंगे। तो एक है ट्रेनिंग और एक है मेमोराइजेशन। दोनों जो है वो चीजें मिलती जुलती है, लेकिन दोनों में फर्क है। कोई सवाल यहाँ पे करना चाहे तो कर ले। सर इट्स लाइक जैसे हम कॉल सेंटर के अंदर वो ट्रेन करते हैं, मैनुअल देते हैं, भाई कस्टमर ये सवाल करेगा तो आप ये जवाब देना है, तो ये वो मेमोराइजेशन हो गई। सर जो चैट बोर्ड आता है हमारे पास, वो किसकी एग्जांपल में आएगा? मेमोराइजेशन में? दोनों में आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप, बड़ा अच्छा भाई ने सवाल किया कि भाई आपने बंदे को बताया कि भाई ये सवाल हो तो ये जवाब हो, ये सवाल हो तो ये जवाब हो, ये सवाल हो तो ये जवाब है। अब इसमें दो बातें होती है। अगर पक्की मेमोराइजेशन है तो अगर कोई और सवाल आ गया तो बंदा परेशान हो जाएगा, सही है ना? और बाहर आके बताएगा यार पेपर आउट हो गया था, जो सवाल हमें बताए गए वो हमने एग्जाम में नहीं आए, सही है। लेकिन उसमें से कुछ लोग ज़हीन होते हैं, वो उनमें से इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस इंसान के साथ नेचुरल है, तो वो क्या करते हैं, वो इन सारे सवालों की मदद से इन्फर करना शुरू कर देते हैं। अब कोई और सवाल आएगा तो वो उसका भी जवाब दे देंगे जो उसमें नहीं था। ये है ट्रेनिंग। तो बाज़ औक़ात लोग, वही वाली बात है कि वो क्या करते हैं, अब आपके ऊपर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रट्टाफिकेशन में शौकीन होते हैं ना, उन्होंने ए का जवाब बी, बी सी डी, वो तो फंस जाएंगे। लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो उन्होंने 500 सवालात पढ़े और 500 सवालात की मदद से वो उन 50 सवालात का भी जवाब दे सकते हैं जिनका जवाब इन 500 सवाल में नहीं है। ये है ट्रेनिंग। यस सर, आगे समझ। मैथमेटिक्स में आपको बहुत सारे सवाल करा दिए, 5000 सवाल करा दिए उसमें, तो उससे क्या हुआ कि आपको इतनी सारे एक्सपेरी हो गया कि अब आप अपनी जहानत से इन्फर कर लेते हैं कि अच्छा, अगर किसी ने पूछा है कि ए और बी के दरमियान में क्या होगा, तो आपने अंदाजा लगा लिया यार ए और बी के दरमियान में एक ए बी भी होता है, वो आपने दे दिया। तो ये जो आपने अंदाजा लगाया और गैस मारा है, जिसको कहते हैं इन्फरेंस, ये अक्सर बच्चों में भी होती है ना। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया कि भाई एप्पल जो है मतलब बहुत सारे लफ्ज सिखाए मैंने आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ट्रेनिंग, लर्निंग, सही है, मेमोराइजेशन, इन्फरेंस। अब मैंने आपको ट्रेनिंग का मतलब समझाया, लर्निंग का बताया, मेमोराइजेशन का बताया, ये सारी बातें की। फिर मैंने कहा जी कंप्यूटर इन्फ्रेंस करता है, तो आपकी जो इंटेलिजेंस है वो समझ जाएगी क्या, क्योंकि बातें सारी की सारी मशीन लर्निंग की होती है, तो इन्फ्रेंस भी मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। यस सर, सही है ना। तो आपको मैंने इन्फ्रेंस के बारे में नहीं बताया, लेकिन आपने समझ लिया कि यार सर ये जो इन्फ्रेंस है ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप इससे समझ जाते हैं। तो ये आपकी ट्रेनिंग और मेमोराइजेशन हो गई। अच्छा, अब ये जैसे मैं आप लोगों को सिर्फ गो थ्रू करा रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों को सब चीजें बहुत ज्यादा पढ़नी है। सर आपके फेस के आगे ये कपड़ा कोई गिरा हुआ है। Is this right? सही है? जी सर सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो है सर, क्वेश्चन है, अगर आप इजाजत दे तो। क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप लोगों को फायदा नहीं होगा। यस सर। अभी जो आप ट्रेनिंग और ये मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट बता रहे थे, इसमें एक दो चीजें जो थ्योरी में पढ़ने में आई थी, ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आ जाता कि हम बार बार एक ही चीज उसको करवा रहे हैं, तो वो सिर्फ वही चीज को प्रिडिक्ट कर रहा है कि यही हो सकता है बस आंसर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसमें होता यह है कि मेमोराइजेशन को हम मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग का नाम देते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। सही है, मतलब नाम चेंज कर दिया ना मैंने। यस। जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि मशीन लर्निंग वालों ने स्टैटिस्टिक्स को नाम क्या दे दिया, डेटा साइंस का। सर डाटा साइंस में सीवी भी नहीं आती, या कि ये सिर्फ पर्टिकुलर डोमेन को ही नाम दिया गया? वही है ना कि आप, मैंने तो नाम नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों ने नाम दिया हुआ उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप ऐड कर लें इसके अंदर। यस सर। सर एक सवाल पूछना है आपसे। अच्छा, आप देखो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। But it differ from statics in the several important ways. Unlike statics,
machine learning tend to deal with the large complex data set such as a data set of million of images which consider 10,000 of pixels, for which classical statistical analysis such as Bayesian analysis would be impractical. ये बात समझ में आ रही है? कुछ लोग बोलते हैं यार ये तो मशीन लर्निंग तो स्टैट्स है तो आप इसको ये कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग जो है वो टाइटली रिलेटेड है विद मैथमेटिक्स स्टैटिक्स बट डिफरेंट फ्रॉम स्टैटिक्स इन सेवरल इंपॉर्टेंट वे। और उसकी वजह यह है कि हम जब नंबर के ऊपर काम कर रहे होते तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि यार ये बेसियन एनालिसिस जो है वो इसमें यूज हो सकता है, लेकिन जैसे ही जब जो है आप इमेजेस पे जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 10,000 इमेजेस हैं और हर इमेजेस जो है वो 100 by 100 की है तो कितने पिक्सल बनेंगे टोटल? हाँ भाई बताएगा कोई? अगर आपके पास 10,000 इमेजेस हैं और 100 by 100 की हैं तो कितने पिक्सल बनेंगे टोटल? 100 मिलियन। अब यहाँ पर जो है आपका ये जो बेसियन एनालिसिस है ये आपके लिए मसला कर शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास आते आते मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग की जो अप्रोच होती है वो ये वाली होती है, जबकि स्टैट्स की जो अप्रोच होती है वो ये वाली होती है। मतलब स्टैट्स क्या करता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करता है और कैलकुलेशन के बाद आपको रिजल्ट दे देता है। मशीन लर्निंग क्या करती है, कैलकुलेशन करती है, फिर देखती है कि अच्छी हुई है, फिर एक और कैलकुलेशन करती है, फिर एक और 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 करती है। तो वो एक ही चीज को जब 25,000 बार करते हैं तो आपके पास ज्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं। स्टैट्स वाला ये काम में ये काम नहीं हो रहा होगा। मतलब स्टैट्स के अंदर मीन निकाल लिया आपने तो निकाल लिया, बोर्ड निकाल लिया तो निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया तो निकाल लिया, इसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे आप। सही है। मशीन लर्निंग ये कह रही है कि 50 मरतबा उसने मीन निकाला मुख्तलिफ डेटा के कॉम्बिनेशन के साथ और उसने फिर बताया कि सबसे अच्छा जो रिजल्ट है वो क्या है। तो ये मशीन लर्निंग। आप देखो यहाँ पर ये चीजें पढ़ने का एक और फायदा भी है कि इससे आपको टर्मिनोलॉजी भी पता लग जाएगी। मिसाल के तौर पर इनपुट डेटा पॉइंट्स, सर मशीन लर्निंग में अभी जो एक एग्जांपल दी आपने उसमें तो फिर ये चीज समझ आ रही ना कि हम उसको कुछ परसेंटेज डाटा की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको, वो हमें एज आउटपुट प्रेडिक्ट करके दे रहा है कि मॉडल ये हमारे पास है। जब हम मशीन लर्निंग को ट्रेनिंग देते हैं तो वो हमें रूल प्रेडिक्ट करके देता है, रूल्स प्रेडिक्ट करके दे रहा है। और जो डीप लर्निंग है वो फिर हमें किस बेस में दे रहा है, क्योंकि इसने तो फीचर इंजीनियरिंग खुद से कर ली है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। यूं समझ लें डीप मशीन लर्निंग का एक सेट ऑफ एल्गोरिथम्स हैं जो जिसको हमने डीप लर्निंग का नाम दिया हुआ है। तो दोनों का काम एक ही है, आप इनको डेटा देंगे इनपुट और आउटपुट और ये आपको रिजल्ट दे देंगे। यानी कि सर डीप लर्निंग आपका सबसेट है मशीन लर्निंग का एक तरह से। हाँ सबसेट है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अभी से कि वन फाइन तो यहाँ पे कुछ और दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ और दिखाता है, चलिए सही दिखाते हैं। तो अब हम आपको ये बताना चाहता है इस तस्वीर की मदद से कि न्यूरल नेटवर्क जो है सर जो उस तस्वीर पे अब राइट सही है। हाँ, अब तस्वीर सही नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं आपको बहुत ज्यादा किताब की चीजें नहीं बता रहा, किताब तो आप पढ़ लेंगे और फिर अगले मर्तबा सवाल भी कर लेंगे।
तो जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा था, और वो ये है कि यार जो न्यूरल नेटवर्क है, डीप लर्निंग के अंदर जितने भी एल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क। लेकिन न्यूरल नेटवर्क एक एल्गोरिथम नहीं है जिसमें आप बोलेंगे यार हम 50 एल्गोरिथम छोड़कर एक एल्गोरिथम क्यों पढ़ रहे हैं, पागल है क्या? लेकिन असल में देखा जाए तो न्यूरल नेटवर्क जो है वो एक एल्गोरिथम नहीं है। न्यूरल नेटवर्क का सबसे सिंपल एल्गोरिथम जो है वो ये वाला है, जिसको हम कहते हैं परसेप्ट्रॉन। अगर आप लोगों को तस्वीर सही से नजर आ रही है तो नजर आ रही है सही से? बिल्कुल यस सर। सही है, जिसके अंदर हम दो इनपुट को इन्फ्यूज कर रहे हैं एक आउटपुट के अंदर। उसके बाद उसका दूसरा लेवल है जिसको हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड में क्या होता है कि एक इनपुट से दो आउटपुट निकलकर दो इनपुट में जा रहे हैं और दूसरे इनपुट से भी निकलकर दो आउटपुट जा रहे हैं और फिर आखिरी में फ्यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, इसी तरह रेडियल बेस भी होते हैं, यहाँ पर फर्क नजर नहीं आ रहा। इस तरह डीप फॉरवर्ड, डीप फीड फॉरवर्ड, इसके अंदर देखो ये आपस में भी इस तरह कॉम्प्लिकेटेड किस्म का रिजल्ट दे रहे हैं। इसके अंदर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, इसके अंदर ये आप देखें कि ये आपस में एक दूसरे को भी दे रहे हैं, साथ में खुद अपने आप को भी दे रहे हैं। ठीक है जी सर ये हम बेसिकली ट्यूरिंग मशीन्स को डिस्कस कर रहे हैं इसमें? नहीं, हम न्यूरल नेटवर्क को डिस्कस कर रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क। तो इसमें ये हम क्या कैलकुलेट करें, शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइन कर रहे हैं? ये सब हम अभी आगे सीखेंगे। हम यूं समझें कि हमारे पास यहाँ पर भी डेटा है और यहाँ पर भी डेटा है। मेरा माउस नजर आ रहा है आपको? यस सर जी। इसको हमने यहाँ पर जाकर प्रोसेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पर भी डेटा है और यहाँ पर भी डेटा है। मैंने उसको यहाँ पर भी प्रोसेस किया और यहाँ पर भी प्रोसेस किया, उसके बाद में यहाँ पे ले गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो है वो यहाँ पर भी डेटा है, मैंने उसको यहाँ पे प्रोसेस किया, यहाँ पर डेटा, उसको यहाँ पे प्रोसेस किया, यहाँ पर डेटा है, और उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ पे प्रोसेस किया, यहाँ से यहाँ प्रोसेस किया। आप देख रहे हैं एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। उसके बाद जो है वो यहाँ से यहाँ भी प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी प्रोसेस हो रहा है। तो आपस में ये इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गए। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मेरा डेटा यहाँ से यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ से खुद यहाँ पर भी हो रहा है। मतलब एक आपका जो डेटा प्रोसेस करने वाला है वो अपने आउटपुट को दोबारा भी इनपुट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह उसी के यहाँ पर भी एक फॉर्मेट है, यहाँ पर भी एक फर्क है। ऑटो इनकोडर है जिसके अंदर बहुत सारे जो इनपुट हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं और फिर इनलार्ज हो रहे हैं और फिर दोबारा रीप्रोसेस हो रहे हैं। वेरिएशनल एआई है, स्पार्स है, मार्कोव चेन है। ये देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह के चेन बन रहे हैं। ये वाली चेन है, ये वाले हैं इनवर्स ग्राफिक न्यूरल नेटवर्क। तो इस तरह बहुत सारे आपके पास न्यूरल नेटवर्क जो हैं वो एग्जिस्ट है। बताने का मकसद ये है कि हमारा जो डीप लर्निंग है उसके अंदर हम जो न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं वो एक एल्गोरिथम नहीं है बल्कि एक एल्गोरिथम का सेट है, एक अप्रोच है। इसको हमने यहाँ पर, मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आ जाए। नवेद भाई काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ये एक एल्गोरिथम है। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये इस तरह इनपुट आकर ये आपस में एक जगह प्रोसेस होकर आपको वाई के ऊपर ले आता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? देख रहे हैं सब लोग ये? यस सर। अच्छा जी सर। न्यूरल नेटवर्क क्या कर रहा है, इसी चीज को 10 मर्तबा कर रहा है। यानी न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ये आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन है और ये न्यूरल नेटवर्क है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, जब मैं आम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर जाता हूं तो वो 1 2 3 4 इन चारों को प्रोसेस करता है और आगे आपको आउटपुट के तौर पर बढ़ा देता है। सही है सर? ये हर बार न्यू इनपुट लेता है? हाँ, मतलब देखो आपके पास कितने इनपुट थे मेरे बताओ। एक फर्ज कर लेते हैं 4 होते नहीं है, मिसाल के तौर पर 4000 इनपुट है। 1000 इनपुट, 2000 इनपुट, 3000 इनपुट। ठीक है, वो क्या करेगा, ये जितने भी 4000 इनपुट हैं उनको एक मर्तबा प्रोसेस करेगा लॉजिस्टिक क्लासीफायर से और आपको आउटपुट बता देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस सर। आपके सारे इनपुट के ऊपर वो प्रोसेस अप्लाई करेगा और आपको एक फंक्शन से डालकर अप्लाई, यही प्रोसेस। यस सर, ठीक है।
यही प्रोसेस जो है वो न्यूरल नेटवर्क भी यही करेगा। ये प्रोसेस ये भी कर रहा है, ये प्रोसेस ये भी कर रहा है। न्यूरल नेटवर्क ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई ये जो 1 है इसको मैं 4 कर देता हूं। तो उसने क्या किया कि ये जो 4000 इनपुट थे उसको 4 मर्तबा प्रोसेस किया। आप फर्क समझ रहे हैं? यानी कि यहां पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने 4000 इनपुट को एक फंक्शन में से गुजारा और एक फंक्शन में से गुजारने के बाद एक दूसरे फंक्शन से गुजारा और आपको डेटा दे दिया। न्यूरल नेटवर्क ने यही वाला काम 4 मर्तबा कर दिया और 4 मर्तबा करने के बाद उन चारों को जो है फिर एक और फंक्शन में से गुजार कर आपको आउटपुट दे दिया। तो इससे फर्क ये पड़ा कि आपका डेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तब भी वो प्रोसेस होकर निकल जाएगा। तो सर अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे लूप लगा लें 4 बार का तो बात फिर वहां पे आ जाएगी कोई डिफरेंट होगा इसके अंदर सिनेरियो। हाँ, लेकिन अगर आप वो 4 बार का आप जो लूप लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? मतलब अगर सिंपल लूप लगा ले तो एक ही चीज को 4 मर्तबा भी करोगे तो इस बात के चांसेस हैं कि रिजल्ट एक ही जैसा आए। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेरे पास 4 अलग अलग प्रोसेस बने हुए हैं, वो चारों एक तो ये कि वो एक साथ काम कर रहे हैं, प्लस ये कि मेरे पास ये चॉइस है कि मैं इन चारों के अंदर फंक्शन में चेंजेस भी कर सकता हूँ। जैसे एक के अंदर जो है मैं रेंज बढ़ा दूं, एक में छोटी कर दूं, ये भी तो कर सकता हूँ ना। यहाँ पर क्या है, तो आपका क्योंकि फंक्शन एक ही है तो आप 4 मर्तबा चलाएंगे रिजल्ट एक आएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर 4 फंक्शन है, मैं इनको सेम भी रख सकता हूँ, अलग अलग भी कर सकता हूँ। मैं इसको आपकी एग्जांपल देता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो स्कूल पढ़ने जाते थे किसी जमाने में? सभी जाते थे। सभी जाते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो कोचिंग भी लेते थे, ट्यूशन भी लेते थे। जी सर। यस सर। अब एक तो ये है कि एक बच्चे को आपने स्कूल में भेजा, ठीक है, उसके बाद जो है वो दोबारा स्कूल में भेज दिया। मतलब एक वो सुबह के स्कूल में गया, यार एक मिनट एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, बस बोल, मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं आधे घंटे में कॉल करता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई एक बंदे को आपने स्कूल में भेजा, ठीक है, और उसकी क्लास जो है वो रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करने के बाद उस बच्चे को दोबारा दिखाई, तो बच्चे के लिए बेहतरी होगी यकीनी तौर पर, सही है ना। लेकिन जब एक बंदा जो है वो स्कूल में पढ़ा, उसने मैथमेटिक्स स्कूल में पढ़ी, उसके बाद कोचिंग में गया, अब कोचिंग के अंदर टीचर दूसरा है और पढ़ाने का स्टाइल भी दूसरा है, तो अब बच्चा ज्यादा सीख रहा है। ऐसी होता है ना भाई, आप लोगों ने ऐसी की होगी ना, कोचिंग के अंदर और स्कूल में फर्क तो लगा हुआ ना आपको? यस सर। यस सर। उसके बाद जब आपने कोचिंग से भी पढ़ लिया और स्कूल से भी पढ़ लिया, फिर आपका एक दोस्त है, उसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, उससे भी आपने पढ़ा, ओके सर, सही है। फिर आपके अब्बा जो है वो भी इंजीनियर है असल में, तो उन्होंने भी आपको जो है ना जबरदस्ती बिठाया और 2-4 सवाल कराए और उसके बाद और भी झाड़ झपड़ के उन्होंने एक और तरीके से भी पढ़ाया। अब आप भी मुझे बताएं कि चारों तरीकों की वजह से क्या हुआ कि आपकी जो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम थी, मिसाल के तौर पर साइमल्टेनियस इक्वेशन जो थी, वो काफी अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि आपने 4 डिफरेंट मेथड से लर्निंग की है। बिल्कुल सर, ठीक है। एग्रीड सर। मेरे पास 4 अलग अलग मेथड है, मैं इन चारों मेथड्स के अंदर, अब यहाँ पर मेथड भी सिमिलर है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, वो बहुत छोटी सी चेंज आ रही है, तब भी आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। तो बताने का मकसद है कि ये फर्क है एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर और एक आम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के अंदर, बाकी चीजें सेम है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, अ मशीन लर्निंग मॉडल ट्रांसफॉर्म इट्स इनपुट डेटा इनटू मीनिंगफुल आउटपुट, द प्रोसेस कार लर्न फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ नॉन एग्जांपल इनपुट आउटपुट, देयर आर सेंटर फ्रॉम मशीन लर्निंग टू मीनिंगफुली ट्रांसफॉर्म डेटा, अदर वर्ड representation of the input data at the hand representation get closer to expected, this is this। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं आपको उन चीजों पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें आएगा, लेकिन इसमें से पहले कि एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा बताता हूँ, वो ये है कि भाई आपको रिप्रेजेंटेशन चेंज करने के लिए आपके पास अप्रोचेस क्या क्या होती है। इसी के ऊपर हम अपना आज की क्लास को हम खत्म करेंगे और बाकी अगली चीज करेंगे कि भाई मेरे पास जो है कुछ काले जो हैं वो डॉट्स हैं और कुछ वाइट डॉट्स हैं, और ये मेरे पास y है और ये x है, ठीक है। इसमें से कोई चीज समझ में नहीं तो पूछ लेना। अब हर डॉट का एक डिस्टेंस है,
यानी कि वो x के ऊपर कहाँ है, जैसे मिसाल के तौर पर ये x के ऊपर ये 1 है और y के ऊपर 0.1 है। ये जो है ये x के ऊपर 0.9 है और y के ऊपर 1 है। ये x के ऊपर 1.1 है और y के ऊपर भी 1.1 है। ये x के ऊपर 1 है, सॉरी ये 2 है और y के ऊपर ये 1 है। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर आपको क्लासिफिकेशन करनी हो इसकी तो आप कैसे करोगे? इसकी क्लासिफिकेशन सर बाइनरी अभी लग रही है हमें, जो सिनेरियो है बाइनरी तो है, लेकिन आप कैसे करोगे? हाँ, इसके ऊपर आप लाइन लगाओगे और फंक्शन क्या बनेगा आपका? फंक्शन तो अगर एक लाइन हम लीनियर ले रहे हैं तो फिर तो वही वो लीनियर रिग्रेशन वाली बन जाती है। लेकिन देखो लाइन के अंदर भी, फंक्शन के अंदर आपको ये करना पड़ेगा कि आपने ये बताओगे कि भाई देखो यहाँ से आपने ये लाइन जो खींचोगे, ये जो लाइन है टेढ़ी वाली लाइन, इसको जब खींचोगे तो आपको उस लाइन के कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर आपको ये चूज करना है कि ये जो डॉट है काला है या सफेद है। यहाँ पे जितने भी डॉट है तो आप बताओगे कि अगर y के ऊपर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर ये जो डेटा है ये x के ऊपर 1 हो, सॉरी x के ऊपर 4 हो और y के ऊपर जो है 1 हो तो ये ब्लैक होगा, अगर इससे कम होगा तो नहीं होगा। इसी तरह आप फिर यहाँ पे बताओगे कि अगर इसी तरह x के ऊपर ये जो है ये 3 हो और y के ऊपर 2 हो तो ये ब्लैक होगा। इसी तरह आपको बहुत सारी नंबर्स चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? लीनियर रिग्रेशन करेंगे यस सर, है ना? इसके लिए यस सर, इसके लिए अब आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है अपनी जहानत। जैसे फ्रीक्वेंस शोले ने ये कहा कि भाई आप ऐसा करो कि आपने यही बोला था ना कि भाई लकीर सीधी लगा दो, यही कहा था ना आपने कि सर एक लकीर लगेगी ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान में, है ना? फ्रैंकोइस शोले ये कह रहा है कि भाई आप इसके ऊपर एक और लकीर लगा दो जो इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, यानी इसके बिल्कुल अगेंस्ट में हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये वाली जो लकीर आपने लगाई 90 डिग्री के एंगल से, ये वाली बात समझ में आ गई आपने? मैंने कुछ भी नहीं किया, एक लकीर ये थी जो ऊपर से नीचे आ रही थी, इसके ऊपर मैंने एक और लकीर लगाई जो इसको 90 डिग्री के एंगल पे कट करती है। ठीक हो गया? ठीक है। अब जब मैंने इसको कट कर दिया तो अब मैंने क्या किया कि अब मैंने जहां से जिस जगह से इसने कट किया था उसको मैंने ओरिजिन मान लिया, यानी 0 मान लिया। पहले मेरा 0 ये था, कोई और था, लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने उसी को 0 मान लिया जहां पे मेरी कट हुई थी। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। जब मैंने उसको 0 मान लिया तो मैं उसको ये वाली चीज में ले आया। ये वाली चीज जो है ये नंबर 2 और नंबर 3 एक ही चीज है। क्या फर्क है? मैंने तस्वीर घुमा दी है सिर्फ दिखाने के लिए, मगर टेक्निकली या मैथमेटिकली कि मैंने क्या किया है कि ये जो यहाँ से कट कर रहा है इसको अपना ओरिजिन मान लिया है। ठीक, यस सर, आगे समझ। सही है। अब जब ओरिजिन मान लिया तो अब मेरे लिए चीज बड़ी आसान हो गई है। मैंने ये कहा है कि कोई भी ऐसा डेटा जो 0 से बड़ा होगा वो ब्लैक होगा और जो 0 से छोटा होगा वो माइनस होगा ऑन एक्स एक्सिस। इज दैट राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर, राइट। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करने से अपनी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर, जब मैं अगर सिर्फ यही वही लकीर गिराता जैसे यहाँ पे गिराऊंगा तो यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन के लिए मुझे बहुत सारे कोऑर्डिनेट रखने पड़ते हैं कि अच्छा ये वाला कोऑर्डिनेट होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जब ट्रांसफॉर्म किया तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सिंपल हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है। वो ये कह रहा है कि आपके पास वन ट्रांसफॉर्मेशन वी कुड यूज अमंग मेनी अदर पॉसिबिलिटी वुड बी कोऑर्डिनेट चेंज the new coordinate system. The coordinate of our point can be laid as a new representation of data, and the good one with this representation, the black and white classification problem can be expressed just a simple black point are such that x is equal to 0. अब मेरे को फायदा क्या हुआ इस कोऑर्डिनेट से कि मैं इस पे y को देख ही नहीं रहा, सिर्फ x को देखता हूं मैं, और x को भी सिर्फ 0 के ऊपर देखता हूं और डिसाइड कर लेता हूं कि वो ब्लैक है या व्हाइट है। किसी को एतराज है इस बात पर? सर इसमें y को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स हम इसमें जरूरत नहीं है इग्नोर। अगर हम नहीं भी करें तो आप कर लें, मतलब किसी भी कंडीशन के अंदर आप ये वाला कोऑर्डिनेशन के अंदर आपके पास ये चॉइस आ गई है कि आप जो है वो y जो है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं ना। यहाँ पर देखें, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि डेटा y के ऊपर कहाँ पर है, आपको सिर्फ ये देखना है कि x पे कहाँ पर है।
यस सर, समझ में आ गया। ठीक है सर। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो आपको पढ़नी है और इसके अंदर ये डीप लर्निंग भी पढ़नी है। मैं अपनी क्लास को यहीं पर अब खत्म कर रहा हूँ। अगली क्लास के अंदर हम यहीं से जो है वो स्टार्ट लेंगे और हम चैप्टर 2 के ऊपर चले जाएंगे। यस सर। अभी एक क्वेश्चन था जो वो भाई ने भी पूछा था, आपने बता रहे थे न्यूरल नेटवर्क के ऊपर कि 4 टाइम लूप्स हम लगाएंगे तो ये चीज होगी। सर क्वेश्चन यही था कि पाइथन के अंदर हम कॉन्टिन्यूअसली फॉर लूप की लिमिट कितनी यूज कर सकते हैं? देखिए आप इसमें लूप, यहाँ पर लूप की बात ही नहीं हो रही ना। वो ये कह रहे थे हम एक ही काम 4 बार करें और 4 बार अलग अलग तरीके से काम करें तो फर्क होगा या नहीं होगा, जैसे मैंने उनका जवाब दिया था ना आपको। यस सर, वो एक जनरल क्वेश्चन के लिए पूछा था कि मैंने सुना था, जो खुद भी ट्राई किया था, 4 या 5 टाइम तक ये सपोर्टिव होता है नेस्टेड फॉर लूप का। अगर लें उससे ज्यादा के ऊपर आई थिंक ये पाइथन के अंदर सपोर्ट होता है या नहीं। अगर मतलब मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि अभी तो मैं इनिशियल स्टेज पर हूँ लर्निंग के। एक क्वेश्चन आया कि आपकी बात सही है कि 4 और 5 के बाद खराब हो जाता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी इसका। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, उसके अंदर कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मजे की बात यह है कि जैसे टेंसरफ्लो है और नमपाई है और पैंडाज है, इन सब की अच्छी बात है कि इसमें बहुत सारे काम आपको लूप के जरिए करने ही नहीं पड़ते ना। जी बेहतर होगा सर फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंसरफ्लो के अंदर ये काम खुद ब खुद हो जाएगा। वो लाइब्रेरी बनी हुई है, आपको वो यूज करनी है। जब आपको खुद अपनी कोई लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी तब आपके लिए मसले होंगे और हो सकता है वहां पे पाइथन आपके लिए एक अच्छी चॉइस ना हो और आपको सी या C++ या किसी ऐसे मिलती जुलती लो लेवल लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा। जी। पाइथन जो है वो लो लेवल इंप्लीमेंटेशन के लिए बिल्कुल बेकार है। अगर आप इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशनली कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो पाइथन आपकी हेल्प नहीं करेगी। वहां पर तो आपको ऐसी लैंग्वेज चाहिए होगी तो लो लेवल परफॉर्मेंस करे। सर क्लास को सर फाइनल कर दें सर, आगे और भी सर हमारी क्लास फाइनल है। चीज पता करना चाह रहा हूँ मैं सर। स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।